तो आज की जो वीडियो है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे फार्माकोलॉजिकल एंड टॉक्सिकोलॉजिकल स्क्रीनिंग मेथड्स फर्स्ट एमफार्म फर्स्ट सेमेस्टर में उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि फार्माकोलॉजी के स्ट्रीम से काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे वो इस तरीके से रहेंगे कि अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, टाइम भी कम है, तैयारी नहीं हुई है और अगर आप इनको पढ़ करके चले जाते हैं तो आप यहाँ पे गारंटेड पास हो सकते हैं। तो देखते हैं इनके बारे में, पर उससे पहले कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान से सुन लेना है कि जो क्वेश्चन है इस तरीके से लेके हैं ताकि जो आपका लेंथी सिलेबस है कम टाइम में कवर हो जाए। यहाँ पे शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसके फाइनल एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंड यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन है वो ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेसिस पे सेलेक्ट किए गए हैं। और जो भी आपका सिलेबस है यानी कि यहाँ पे सिलेबस में आपका जो सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजिकल टॉक्सिकोलॉजिकल स्क्रीनिंग मेथड्स फर्स्ट, इसका पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 एमफार्म के सेकंड सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे। तो इसके यहाँ पे 5 यूनिट्स दे रखी हैं इस तरीके से सिलेबस में। सारी इन 5 यूनिट्स जो टोटल क्वेश्चंस यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं वो 35 हैं। ठीक है, तो ये जो 5 यूनिट है ना इनको हमने 5 वीडियोस में कवर करेंगे। कहने का मतलब है हर एक यूनिट एक सिंगल वीडियो में कवर होगी। तो आज की वीडियो यानी कि यूनिट फर्स्ट की वीडियो होने वाली है जिसमें यूनिट फर्स्ट के जो भी सारे क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं उनको आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, बाकी आगे के जो भी लेक्चर्स वगैरह हैं या जो और भी जो आपके सब्जेक्ट हैं उन सभी के जो लेक्चर्स हैं या नोट्स पीडीएफ वगैरह हैं वो आपको हमारे बैच में मिल जाएंगे। आप हमारे बैच में जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं फार्मेसी वाला ऐप पर। आपने क्या करना है, सिंपली प्ले स्टोर पर जाना है, सर्च करना है फार्मेसी वाला ऐप को आपने इंस्टॉल कर लेना है एंड लॉगिन और रजिस्टर जब आप कर लोगे तो आपको ना एमफार्म का सेक्शन नजर आएगा, उस पर आपने क्लिक करना है। उसमें अपनी स्ट्रीम को सेलेक्ट करना है, फार्माकोलॉजी पर जाना है एंड उसके अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में आपको बैच मिल जाएगा। वहाँ पे सारा कंटेंट एक ही जगह आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप जरूर से ज्वाइन कीजिए, एग्जाम भी आने वाले हैं, बहुत जरूरी है, सारा कंटेंट एक ही जगह है। बाकी करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट, पर उससे पहले गाइज मेरा नाम है सहरुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट को। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है उनको हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे, पर उससे पहले यहाँ पे जो आपका सिलेबस है थोड़ा सा उसको आप समझ लीजिए। देखिए यूनिट फर्स्ट का नेम है यहाँ पे लेबोरेटरी एनिमल्स, यानी कि लैब में जो भी एनिमल्स यूज़ किए जाते हैं, जो कॉमन लेबोरेटरी एनिमल्स हैं उनके बारे में आप यहाँ पे पढ़ोगे। साथ के साथ यहाँ पे ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं, कैसे उनको बनाते हैं, कैसे उनको मेंटेन करते हैं, उनके बारे में पढ़ोगे। एनास्थेसिया यूथेनेसिया क्या होता है एक्सपेरिमेंट के दौरान, उनके बारे में पढ़ोगे। एंड CPCSA की गाइडलाइंस जो होती हैं वो, साथ के साथ GLP एंड बायोएसे। तो ये सारा कुछ टॉपिक आपके इस यूनिट फर्स्ट में होने वाला है। देखिए इन सभी को पढ़ने से पहले आपको ये समझ आना जरूरी है कि आखिर ये सब्जेक्ट क्या है। फार्माकोलॉजिकल एंड टॉक्सिकोलॉजिकल स्क्रीनिंग मेथड्स का मतलब क्या है, आप इसको एमफार्म स्टूडेंट एज एमफार्म स्टूडेंट क्यों यहाँ पे पढ़ रहे हैं, आपका क्या फ़ायदा होगा, क्या चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने को मिलेंगी। तो पहले क्वेश्चन हमारा यही है, जैसे कि यहाँ पे देखोगे कि व्हाट इज़ फार्माकोलॉजिकल एंड टॉक्सिकोलॉजिकल स्क्रीनिंग मेथड्स एंड राइट देयर इंपॉर्टेंस, जो कि शॉर्ट में क्वेश्चन आ भी जाता है। सिंपल हम स्टार्टिंग करते हैं एक एग्जाम्पल से। देखिए अभी तक जैसे कि एक पेज में आपको समझा देता हूँ। आपको पता होगा मार्केट में बहुत सारी मेडिसिन्स अवेलेबल हैं, आपको हजारों मेडिसिन्स प्रोडक्ट मार्केट में मिल जाएंगे, पर आपको ये भी पता होगा जैसे कि आप B.Pharm में पढ़ कर के आए हैं कि किसी भी एक मेडिसिन को मार्केट तक पहुंचाने में 10 से 15 साल लग जाते हैं, है ना। यानी कि ड्रग डिस्कवरी से लेके, ड्रग को डिस्कवर करने से लेकर उसकी प्रीक्लिनिकल ट्रायल्स, उसके बाद क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स भी 4 फेजेस में होते हैं। ठीक है, उन सभी के बाद जो है मार्केट में ड्रग यहाँ पे पहुँचती है। उसके बाद अलग अलग जो भी अप्रूवल मिलने के बाद मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, फिर उसको पैकिंग करके डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तब जा करके किसी पेशेंट या कहें तो कंज्यूमर के हाथों में पहुँचती है। पर यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है ना आपका वो फोकस करता है इस वाले स्टेप पर, प्री क्लिनिकल ट्रायल। पर उससे पहले देखिए मैं आपको थोड़ा सा बेसिक समझा देता हूँ कि भाई कोई भी जो ड्रग है वो कैसे डिस्कवर की जाती है, कि भाई ये जो दवाई है इस पर्टिकुलर बीमारी में काम करेगी, आखिर ये साइंटिस्ट कैसे ये डिस्कवर करते हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहली जो स्टेप होती है ना वो होती है टारगेट आइडेंटिफिकेशन। देखिए सबसे पहले ज़रूरी ये है कि भाई जो बीमारी है जिसके लिए आप दवाई सर्च कर रहे हैं, आपने उस बीमारी की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि सपोज करो हाइपरटेंशन या फिर डायबिटीज़ है या फिर बॉडी में दर्द हो रहा है, पहले आपने ये जानना है कि आखिर वो जो दर्द है वो किस वजह से हो रहा है। यानी कि आपको जो है पहले कॉजेज़ पता करने हैं उस बीमारी के।
ठीक है। जैसे हाइपरटेंशन अगर हो रहा है तो वो किस वजह से हो रहा है, या डायबिटीज हो रही है तो वो किस वजह से हो रही है। साथ के साथ उसकी पैथोफिजियोलॉजी को समझना है, यानी कि आखिर वो जो डिसीज है बॉडी में कैसे डेवलप हो रही है, वहाँ पे कौन सा एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है वहाँ पे बीमारी में काम कर रहा है जो, या कौन सा रिसेप्टर वहाँ पे एक्टिवेट या इनहिबिट हो रहा है, या कौन सा वहाँ पे आयन चैनल जो है ओपन या क्लोज हो रहा है। तो आप क्या समझेंगे, कॉजेज और बीमारी की पैथोफिजियोलॉजी की मैकेनिज्म की, किस मैकेनिज्म से वो बीमारी हो रही है। ठीक है। सपोज करो कि बॉडी में दर्द हो रहा है, आपने सपोज करो एक बीमारी तो नहीं, एक सिम्टम बोलेंगे, सपोज करो बॉडी में दर्द हो रहा है। आपको पता है कि दर्द जो है अगर हम बात करें तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं COX-1 एंड COX-2 एंजाइम, साइक्लोऑक्सीजनेज 1 एंड साइक्लोऑक्सीजनेज 2। ये दोनों एंजाइम जो है रेस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन के बनाने के लिए। आपने पढ़ा होगा बी फार्म में कि प्रोस्टाग्लैंडिन ही है जिसकी वजह से आपको जो है दर्द फील होता है। तो आपने मैकेनिज्म समझा कि आखिर दर्द किस मैकेनिज्म से हो रहा है। अब आपने ये आइडिया लगाना है एज ए साइंटिस्ट कि भाई हम इस मैकेनिज्म में किन किन पॉइंट को इनहिबिट कर सकते हैं या किन किन पॉइंट को एक्टिवेट कर सकते हैं। लाइक जैसे कि हमने इस प्रोस्टाग्लैंडिन को बंद करने के लिए, रोकने के लिए हमने इन एंजाइम पर फोकस किया कि भाई अगर हम इन एंजाइम को इनहिबिट कर दें तो प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा, यानी कि हमको दर्द नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपने बस पहले यही समझना है कि आपका टारगेट क्या है। आपकी जो दवाई जो काम कर रही है, आपकी जो दवाई है वो किसी एंजाइम को इनहिबिट करेगी या किसी रिसेप्टर से बाइंड होगी उसको एक्टिवेट करेगी या ब्लॉक करेगी, या किसी आयन चैनल को ओपन करेगी। ये उस बेसिस पे सेलेक्ट किए जाते हैं सारे टारगेट कि आपकी जो डिसीज है उसका मैकेनिज्म क्या है। वो जो आयन चैनल या रिसेप्टर हैं या फिर एंजाइम हैं वो उस बीमारी को अफेक्ट कर रहे होंगे, या तो उसको कम करेंगे या बढ़ाएंगे। ठीक है। तो आपने क्या करना है, पहले टारगेट को आइडेंटिफाई करना है। इसके बाद कि सेकंड जो स्टेप आती है ड्रग डिस्कवरी के अंदर वो होता है लीड कंपाउंड आइडेंटिफिकेशन। लीड कंपाउंड, देखिए आपके पास एज ए साइंटिस्ट आपके पास बहुत सारे कंपाउंड अवेलेबल होंगे जो कि पेड़ पौधों से मिल रहे होंगे, जो एज ए ड्रग काम कर सकते हैं, या मरीन सोर्सेज से या एनिमल से, या आप लैब में सिंथेसाइज भी कर सकते हैं। किसी ऑलरेडी बनी हुई ड्रग का आप एनालॉग भी बना सकते हैं, है ना, या उससे डेराइव कर सकते हैं। या अभी एक नया ट्रेंडिंग में चला है एक सिस्टम, कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन। कंप्यूटर की मदद से जो भी रिसेप्टर है उसी के शेप के अकॉर्डिंग 3D स्ट्रक्चर बनाई जाती हैं और उनका फिर हम यहाँ पे यूज करते हैं। कहने का मतलब है कि हमारे पास एज ए साइंटिस्ट बहुत सारे हजारों की मात्रा में यहाँ पे क्या होंगे, कंपाउंड होंगे, पर उनमें से कोई एक ही काम करेगा, वही होता है लीड कंपाउंड आइडेंटिफिकेशन। ठीक है। तो आपकी दूसरी स्टेप रहती है कि लीड कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना। लीड कंपाउंड वो कंपाउंड है जो कि अभी ड्रग नहीं है पर आगे ड्रग बन सकता है, चांसेस है उसके कि वो इफेक्टिव भी होगा और सेफ भी होगा। ठीक है। तो लीड कंपाउंड जब आपको मिल जाता है तो उसके बाद उसका ट्रायल स्टार्ट होता है। कहने का मतलब है वहीं से प्री क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट होते हैं। प्री क्लिनिकल ट्रायल, प्री क्लिनिकल ट्रायल में भी दो तरीके से टेस्टिंग की जाती है। सबसे पहला होता है इन विट्रो, दूसरा होता है इन विवो। जो अभी आपका लीड कंपाउंड एक सेलेक्ट हुआ है वो डायरेक्टली ऐसा भी नहीं कि एनिमल्स पे ही डायरेक्टली टेस्ट किया जाता है, पहले उसको हम इन विट्रो यानी कि लैब के अंदर जो हमारे पास एनिमल्स के जो मतलब कि सेल वगैरह हम वहाँ पे ग्रो करते हैं, है ना, पैट्री प्लेट वगैरह पे, तो वहाँ पे उसका टेस्ट किया जाता है। जैसे सपोज करो कि हमारा जो लीड कंपाउंड है वो एंटी फंगल ड्रग है, तो हम ये चेक करेंगे कि भाई ये जो ड्रग है हमारी एंटी फंगल, तो कोई ऐसा हमारा सेल रहेगी जिसमें फंगस लगा होगा, उस पर हम रख के उसको चेक करेंगे क्या वहाँ पे वो काम कर रही है नहीं कर रही है। या एंटी कैंसर है तो हमारी कैंसरस सेल यानी कि जो हमारी पैट्री प्लेट या कहें तो लैब में होगा, ठीक है, एनिमल्स के अंदर नहीं, तो उस पर हम चेक करेंगे क्या वहीं पे वो काम कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है। उसके बाद इन विवो टेस्टिंग होती है, यानी कि एनिमल्स के अंदर टेस्टिंग होती है। एनिमल्स जैसे कि रैट है, रैबिट है, माइस है, या इसके अलावा हैमस्टर होता है, गिनी पिग होता है, ठीक है, डॉग वगैरह, मंकी वगैरह, बहुत सारे एनिमल्स हैं जिन पर हम ट्रायल करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे प्री क्लिनिकल ट्रायल, यहाँ पे हमारे सबसे बड़े दो सवाल होते हैं जिनका आंसर हमको यहाँ पे चाहिए होता है। पहला कि क्या ड्रग इफेक्टिव है, क्या ड्रग का इफेक्ट आ रहा है तो वो कितने डोज पर आ रहा है। ठीक है। दूसरा, क्या ड्रग यहाँ पे सेफ है
या नहीं है, अगर नहीं है तो कितनी टॉक्सिसिटी कोज कर रही है। ये सारे सवालों के जवाब कहाँ से आपको मिलेंगे, वो मिलेंगे प्री क्लिनिकल ट्रायल से, जिसमें 2 तरीके से टेस्टिंग होती है, लैब के अंदर, ठीक है, और दूसरा एनिमल्स के अंदर। समझ आया। और ये जो प्री क्लिनिकल ट्रायल है, इन्हीं के बाद जब ये अप्रूव हो जाते हैं, इनका पूरा डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है, आपको पता होगा, फिर आप CDSCO के एक फॉर्म भरते हैं, जो आपने B.Pharm के 7 सेमेस्टर के इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड में पढ़ा होगा, IND, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन, ठीक है। INDA फॉर्म भरते हैं कि भाई हमारे जो प्री क्लिनिकल ट्रायल है, यानी कि एनिमल्स के अंदर, लैब के अंदर, वो सही तरीके से सफलतापूर्वक हुए हैं, हमारी जो ड्रग है वो इफेक्टिव भी है, सेफ भी है, ये रहा हमारे पास सबूत। वो सारे डॉक्यूमेंट आपने भेजने होते हैं, वहाँ से अप्रूवल मिलता है, तब उसके बाद आप जो है क्या करते हैं, क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट करते हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स 4 फेजेस में होते हैं। 3 फेजेस के बाद आपने NDA एप्लीकेशन भरनी होती है, न्यू ड्रग एप्लीकेशन। जब वो अप्रूव मिल जाती है, अप्रूवल, तो ड्रग को मार्केट में लॉन्च किया जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है ना, फार्माकोलॉजिकल एंड टॉक्सिकोलॉजिकल स्क्रीनिंग मेथड, वो इसी स्टेप पर फोकस करता है प्री क्लिनिकल ट्रायल में, कि कैसे हम एनिमल्स पे टेस्टिंग करके या फिर लैब में टेस्टिंग करके ड्रग के इफेक्ट को पता लगाते हैं, यानी कि उसके ड्रग के इफेक्ट की स्टडी करते हैं कि क्या इफेक्ट आ रहा है, या सेफ्टी की बात करें तो मतलब क्या टॉक्सिक इफेक्ट आ रहा है ना। यानी कि 2 चीज़ों की यहाँ पे हम स्टडी करेंगे इस सब्जेक्ट के अंदर। जैसे कि यहाँ पे अब अगर मैं वर्ड को ब्रेक करके आपको समझाऊं, तो यहाँ पे देखिए सिंपल लिखा हुआ है फार्माकोलॉजिकल प्लस टॉक्सिकोलॉजिकल प्लस स्क्रीनिंग मेथड। फार्माकोलॉजिकल का मतलब होता है स्टडी ऑफ ड्रग इफेक्ट, कि ड्रग का क्या इफेक्ट आ रहा है उसकी स्टडी करना, या थेराप्यूटिक एक्टिविटी की स्टडी करना। ऐसे ही टॉक्सिकोलॉजी या टॉक्सिकोलॉजिकल का मतलब है कि ड्रग के हार्मफुल इफेक्ट या टॉक्सिक इफेक्ट की स्टडी करना, ठीक है। एंड स्क्रीनिंग मेथड का मतलब है टेस्टिंग और असेसमेंट, कि ये जो सब्जेक्ट है हमारे एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम एनिमल्स पे टेस्टिंग करके या फिर लैब में टेस्टिंग करके ड्रग के जो इफेक्ट हैं उनकी स्टडी करते हैं, कि क्या ड्रग का इफेक्ट आ रहा है और क्या टॉक्सिक इफेक्ट आ रहा है, हार्मफुल इफेक्ट। बस वही तो है प्री क्लिनिकल ट्रायल, इफेक्ट एंड सेफ्टी, यानी कि टॉक्सिक इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द स्टडी ऑफ ए न्यू ड्रग और सब्सटेंस टू चेक इट्स थेराप्यूटिक एक्टिविटी, यानी कि फार्माकोलॉजिकल एक्शन, एंड टॉक्सिसिटी और सेफ्टी, यानी कि टॉक्सिकोलॉजिकल एक्शन, यूजिंग इन विवो एंड इन विट्रो और अल्टरनेटिव मॉडल्स बिफोर गिविंग इट टू ह्यूमन। क्या समझे, मतलब कि एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि आपको ये बताने वाला है कि भाई ह्यूमंस में टेस्टिंग करने से पहले जो आप टेस्टिंग कर रहे हैं एनिमल्स में, तो जो दवाई एनिमल्स में टेस्टिंग की जा रही है अलग अलग मेथड से, क्या वो सेफ है, क्या वो इफेक्टिव है या नहीं है, ये चीज़ें आप इस सब्जेक्ट की मदद से पता करेंगे। एक तरीके से देखो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये सब्जेक्ट होने जा रहा है, पर बहुत सारे स्टूडेंट को ये जो है थ्योरेटिकल लगता है या कहें तो रटने वाला लगता है। मेरे हिसाब से अगर आप थोड़ा ये समझेंगे कि भाई ये आखिर बीमारी को कैसे मतलब कि जांच कर रहा है, या कह सकते हैं कैसे स्क्रीनिंग की जा रही है अलग अलग ड्रग की, तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें यहाँ पे समझ आएंगी, ठीक है। तो मैंने स्टार्टिंग आपको एकदम 0 लेवल से स्टार्ट करी कि आखिर ड्रग को कैसे डिस्कवर करते हैं, फिर मार्केट तक वो कैसे पहुँचती है और इस सब्जेक्ट का कहाँ पर रोल है, ठीक है। बाकी मैं आपको बता दूं मेरा थोड़ा गला भी ख़राब है, मैं बार बार यहाँ पे मेरे को कट लगाने पड़ रहे हैं, बार बार खांसी आ जा रही है इस वजह से, तो आप उसको एडजस्ट करिएगा। इसके बाद देखिए आपने इंपॉर्टेंस लिखनी है इस सब्जेक्ट की। अब आपको पता चल ही गया होगा कि भाई ये कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है सब्जेक्ट। पहली इंपॉर्टेंस है इसके कि इट इंश्योर्स द ड्रग इज सेफ एंड इफेक्टिव। ऑब्वियस सी बात है, हम यही तो चेक कर रहे हैं, हम यही तो इंश्योर करेंगे कि ड्रग हमारी सेफ है या नहीं है, इफेक्टिव है या फिर नहीं है, वही इंश्योर करेंगे, तो ये इसकी इंपॉर्टेंस होगी। दूसरा, हेल्प्स इन सेलेक्टिंग प्रॉपर डोज फॉर ह्यूमंस। ह्यूमंस में आगे आप टेस्टिंग करोगे क्लिनिकल ट्रायल में, तो उससे पहले आप पता कर लोगे कि भाई कितनी डोज चलेगी ह्यूमंस के अंदर, तो ये इसकी इंपॉर्टेंस होगी। तीसरा है रिड्यूस रिस्क ऑफ साइड इफेक्ट इन क्लिनिकल ट्रायल। जो अभी प्री क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं, इसके बाद में जो क्लिनिकल ट्रायल्स होंगे ह्यूमंस के अंदर, तो उसमें साइड इफेक्ट के चांसेस कम होंगे, क्योंकि अगर साइड इफेक्ट पहले ही नजर आ रहे हैं तो फिर आप ड्रग को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ आई है अभी, कि सपोज करो कि आपकी जो लीड कंपाउंड था, आपने इसमें एनिमल्स में टेस्टिंग करी या लैब में टेस्टिंग करी, कि वो इफेक्ट शो तो कर रहा है, पर उसमें थोड़ी सी टॉक्सिसिटी भी आ रही है, यानी कि वो नेग्लिजिबल नहीं है, वो सीरियस है थोड़ा बहुत। तो आप क्या करोगे, उसकी स्ट्रक्चर को ना मॉडिफाई करोगे कि अच्छा इस पर्टिकुलर बोल सकते हैं ग्रुप की वजह से टॉक्सिसिटी आ रही है। अब आपको एक फंडा याद आया होगा, आपने जो मेडिसिनल केमिस्ट्री में सार पढ़ा था,
स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, वो यही तो था कि भाई किस पर्टिकुलर ग्रुप की वजह से क्या इफेक्ट शो कर रही है आपकी ड्रग, तो उन्हीं ग्रुप को यहाँ पे चेंज किया जाता है। अगर कुछ गलत इफेक्ट आ रहा है या एफिकेसी है तो है, पर वो ड्रग आपकी स्टेबल नहीं है गैस्ट्रिक एसिड में, तो उसके लिए हम कुछ ऐसा ग्रुप उसमें ऐड करेंगे जो उसको स्टेबलाइज करेगा। या ड्रग सॉल्युबल नहीं है तो हम ऐसा ग्रुप ऐड करेंगे जो उसको सॉल्युबलाइज करेगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ड्रग ऑप्टिमाइजेशन या लीड कंपाउंड ऑप्टिमाइजेशन, की जो भी कमियां हैं, जो हमको कमियां इन एनिमल्स की टेस्टिंग के दौरान मिल रही हैं, उसको हम ऑप्टिमाइज करेंगे, अपने अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई करेंगे, फिर क्लिनिकल ट्रायल्स में जाएंगे। समझ आया? तो आज आपको असली समझ आया होगा कि भाई कहाँ पे जो हमने मेडिकैम में इतना सार पढ़ा था उसका यूज कहाँ पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है, रिस्क आगे कम हो जाएंगे साइड इफेक्ट के। आगे है सेव्स टाइम कॉस्ट एंड रिसोर्सेज बाय एलिमिनेटिंग अनसुटेबल कंपाउंड अर्ली, कि स्टार्टिंग में ही बहुत सारे जो कंपाउंड हैं उनको हम यहाँ पे निकाल देते हैं, जिसकी वजह से हमारा टाइम भी बचता है, कॉस्ट भी बचता है और रिसोर्सेज भी यहाँ पे कम होते हैं, बचते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रोवाइड साइंटिफिक प्रूफ फॉर रेगुलेटरी अप्रूवल। आपको पता है कि भाई आप जो फॉर्म भरोगे INDA, न्यू जो इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन क्लिनिकल ट्रायल कंडक्ट करने के लिए, तो आपने सारा डेटा प्रोवाइड करना होगा कि ये टेस्ट आपने किए हैं, इन एनिमल्स पे किए हैं, ये रिकॉर्ड रहा है, तो उसके लिए साइंटिफिक प्रूफ भी ये देता है। समझ आया? तो यहाँ पे वही इमेज मैंने लगा रखी कि इस तरीके से, वैसे तो आप जैसे आप लैब में, आपके कॉलेज में लैब होंगी, एनिमल हाउस होगा, वहाँ पे आप जाते होंगे, एनिमल्स की हैंडलिंग वगैरह करनी आपको सिखाई होगी या सिखाई जा रही होगी। बाकी मैं आपको इस वीडियो में भी ऐसा ही समझाऊंगा जैसे कि प्रैक्टिकली ही आप कर रहे हो। सामने मैंने कुछ इमेजेस लगा रखे हैं, तो ये इस तरीके से ही हम एनिमल्स में यहाँ पे टेस्टिंग करते हैं। समझ आए कि कितनी इंपॉर्टेंस इस सब्जेक्ट की होने वाली है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ सब्जेक्ट का। अब ये मत समझना कि ये शॉर्ट क्वेश्चन आपने इतना लेंदी कर दिया। देखिए, मेन जो मुद्दा है ना हमारा वो ये है कि आखिर सब्जेक्ट क्या है, क्यों है और आपका फ़ायदा क्या है, वो चीज़ हम यहाँ पे अच्छे से समझ लिए हैं। अब इस यूनिट फर्स्ट में आप देखोगे लेबोरेटरी एनिमल्स के बारे में आपने पढ़ना है, कि उन एनिमल्स के बारे में जिन पर हम नॉर्मली कॉमनली टेस्टिंग करते हैं ड्रग की। कॉमन लेबोरेटरी एनिमल, उनका डिस्क्रिप्शन, मतलब उनके फीचर वगैरह, उनको कैसे हैंडल करोगे, उनका क्या एप्लीकेशन है, उनकी अलग अलग स्पीसीज भी होती हैं, उनके अलग अलग स्ट्रेन भी होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे। ठीक है, उसके बाद आता है ट्रांसजेनिक एनिमल। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी मतलब कि ऊपर वाले ने उस तरीके से नहीं बनाए हैं, पर हम उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करना चाहते हैं। लाइक उनमें जीन ट्रांसफ़र करके अपनी जैसे सपोज करो किसी इंसान को कैंसर है, पर ऐसा ही कैंसर एज इट इज़ उसमें नहीं हो सकता रैट में, तो हम क्या करते हैं, अपनी जो जीन है, कैंसरस सेल की जो जीन है, DNA है, वो उस एनिमल में ट्रांसफ़र करते हैं, तो वैसा ही एनिमल हमको बनता है जैसे किसी एक ह्यूमंस को कैंसर हो, तो ट्रांसजेनिक एनिमल भी हम बनाते हैं। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे एनास्थेसिया और यूथेनेसिया के बारे में, कि जब हम ट्रायल करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, तो हम एनिमल्स को ना उनको बेहोश भी करते हैं, कई बार उनको हमें यूथेनाइज करना होता है। यूथेनाइज कहने का मतलब है उनको मर्सी डेथ भी देनी होती है, सेक्रीफाइस भी करना होता है। इसके साथ साथ देखिए यहाँ पे CPCSE की गाइडलाइंस आपने पढ़नी है, मतलब एक संस्था है जो कि रूल सेट करती है, गाइडलाइन सेट करती है कि भाई एनिमल्स पे टेस्टिंग कैसे करनी होगी, आपको कोई भी क्रूअल्टी वगैरह नहीं दिखानी है, आपने उनकी केयर अच्छे से करनी है, मेंटेनेंस, हैंडलिंग वगैरह, उनका खाना पीना, इन सभी चीज़ों का ख्याल रखना है। और अगर आपको एनिमल्स हाउस अगर बनाना है, एनिमल्स लाने हैं, तो वो भी जो है अप्रूवल लेना होता है पहले। ठीक है, टेस्टिंग करने से पहले अप्रूवल लेने होते हैं CPCSE से। आगे यहाँ पे गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस, लैब में आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं, तो किस तरीके से की जानी चाहिए, रूल एंड रेगुलेशंस, कैसे डॉक्यूमेंटेशन करना है डेटा का, वो सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। ठीक है, आगे है बायो ऐसे, कि कैसे आप किसी भी की पोटेंसी को या इफेक्ट को डायरेक्टली एनिमल्स में टेस्ट करेंगे। तो यूनिट फर्स्ट का ये ओवरव्यू है। आगे इसके बाद यूनिट सेकंड में, यूनिट थर्ड में, यूनिट फोर्थ में, और आगे यहाँ पे कुछ हद तक यहाँ तक यूनिट फिफ्थ में आपने ये पढ़ना है कि जो भी अभी आपने एनिमल्स देखे, उन एनिमल्स पे अलग अलग टाइप की ना ड्रग की टेस्टिंग की जाएगी। उनको हम बोलते हैं मॉडल। मॉडल का मतलब क्या है, जैसे कि सपोज करो कि कोई पर्टिकुलर ड्रग है, जैसे कि CNS स्टिमुलेंट है। आपको पता है CNS स्टिमुलेंट ऐसी ड्रग होती हैं जो कि CNS को स्टिमुलेट करती हैं। ठीक है, जैसे किसी को नींद आ रही है या थोड़ा सुस्त है ना, तो उसने अगर CNS स्टिमुलेंट ले लिया तो एकदम उसकी नींद भग जाएगी, वो एकदम फुर्ती में आ जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे अब आपने अगर एनिमल्स पे टेस्टिंग करनी है तो पहले तो एनिमल्स में वही सिम्टम्स आपने डेवलप करने पड़ेंगे कि पहले तो वो एनिमल्स भी सुस्त रहना चाहिए, है ना, उसको नींद जैसा फील हो, एकदम अच्छे से उसका बिहेवियर ना हो। ठीक है, तो आपको पहले एनिमल्स में वही चीज़ डेवलप करनी होती है। सपोज करो कि आपको पेन किलर की टेस्टिंग करनी है, तो पेन किलर की टेस्टिंग आप तभी करेंगे, पहले आपने एनिमल्स में पेन डेवलप करना होगा। और जो पेन डेवलप करने के अलग अलग तरीके हैं ना, उन्हीं को मॉडल बोलते हैं। तो मॉडल यहाँ पे हर एक डिसीज़ के आपने पढ़ने होंगे कि भाई किन किन मॉडल से ये डिसीज़ डेवलप की जाती है, फिर उसका इवेल्युएशन कैसे किया जाता है। सपोज करो, जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ कि ये पर्टिकुलर दो आपके रैट हैं, ठीक है, और ये पर्टिकुलर दो आपके रैट हैं। ठीक है, इन दोनों में आपने, इन चारों में आपने दो ग्रुप बना ली है। एक यहाँ पे टेस्टिंग का ग्रुप होता है, टेस्ट, एक होता है कंट्रोल। ठीक है, कंट्रोल मतलब कि जिसमें नॉर्मल आप कोई भी बीमारी इंड्यूस नहीं कर रहे हैं। समझिए बात को, जैसे कि ये टेस्ट है, सपोज करो, तो एनिमल यानी कि रैट, पहले आपने उसके अंदर जो पेन है, दर्द है, उसको डेवलप करना होगा। पेन डेवलप करने के कई तरीके हैं, अभी आप यहाँ पे मॉडल्स को पढ़ोगे। सपोज करो एक मॉडल है हॉट प्लेट करके। हॉट प्लेट क्या होता है कि इस तरीके से गर्म प्लेट होती है, गर्म प्लेट पे एनिमल्स को रख देते हैं। ऑब्वियस सी बात है भाई, गरम प्लेट जिसका टेम्परेचर अराउंड 55 डिग्री सेल्सियस होता है, तो उस पर हम रखते हैं, कुछ टाइम तक वो सहन करता है एनिमल, और फिर वो कूदने लग जाता है, यानी कि उसके अंदर दर्द यहाँ पे डेवलप हो गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से पहले पेन आपने कॉज किया। इधर जो कंट्रोल वाला है उसमें भी आपने यहाँ पे पेन यहाँ पे कॉज किया। अब ये टेस्ट वाले में स्पेशली क्या करना होता है कि जैसे कंट्रोल वाले में तो डायरेक्टली आपने इस वाली हॉट प्लेट पे रख दिया, वो भाई वो सपोज करो कि वो 10 सेकंड के अंदर कूदने लग गया, आपको पता चल गया कि अच्छा अब इसके दर्द हो रहा है। अब टेस्ट वाले में आप क्या करते हैं, उसको पहले से ही ड्रग दे के रखते हैं। सपोज करो आपने उसको सपोज करो कोई भी ड्रग है, डाइक्लोफेनेक, एसिक्लोफेनेक, या और भी कोई ड्रग उसको इंड्यूस कर रखी है, क्योंकि पेन किलर ऑलरेडी बॉडी में काम कर रहा है। तो अब जैसे आप उस रैट को इस हॉट प्लेट पे रखोगे, तो अब जो है उसको दर्द का एहसास कम होगा। अब उसको 10 सेकंड की जगह वो वहाँ पे 25 सेकंड वहाँ पे रुका रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से पता करते हैं कि जो ड्रग है वो इफेक्टिव है या फिर नहीं है। एग्जाम्पल से समझ आया। तो ऐसे ही ना हर एक ड्रग के यहाँ पे आपने प्री क्लिनिकल स्क्रीनिंग मॉडल्स यहाँ पे पढ़ने हैं, इन विवो और इन विट्रो। इन विवो मतलब कि एनिमल्स के अंदर, कुछ इन विट्रो भी टेस्ट होते हैं जो कि लैब में किए जाते हैं बस, जैसे सीओपीडी के लिए, एंटी अस्थमेटिक के लिए, एंटी एपिलेप्टिक के लिए, एंटी हाइपरटेंसिव के लिए, मतलब बहुत सारी जो ड्रग आपने फार्माकोलॉजी में पढ़ी हैं, सबकी स्क्रीनिंग आप यहाँ पे करोगे। बहुत इंटरेस्टिंग ये सब्जेक्ट यहाँ पे होने वाला है। आगे आप पढ़ोगे तो यहाँ पे, यहाँ तक आपके इम्यूनो जो आपके मॉड्यूलेटर्स होते हैं उनके लिए भी टेस्टिंग होंगे। आगे जो लास्ट में थोड़ा सा टॉपिक यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आपने इम्यूनो ऐसे पढ़ने होंगे। ठीक है, और आगे चल के यहाँ पे जो एनिमल्स पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उनके अल्टरनेटिव क्या ऑप्शन है, कि अगर आप एनिमल्स पे टेस्ट नहीं करते हैं तो इसके अलावा आप इनका यूज़ कर लीजिए। आप यूज़ करें एनिमल्स का, तो अगर वहाँ पे नुकसान हो रहा है, उनको दर्द हो रहा है, तो आप उनकी जगह कौन कौन से अल्टरनेटिव मॉडल्स पे काम कर सकते हैं वो आपने पढ़ने होंगे। साथ के साथ यहाँ पे एक्स्ट्रापोलेटेशन ऑफ इन विवो डाटा टू प्री क्लिनिकल एंड प्री क्लिनिकल टू ह्यूमंस, कि कैसे जो है इन विट्रो डेटा से प्री क्लिनिकल डेटा को, फिर प्री क्लिनिकल डेटा से कैसे ह्यूमंस पे टेस्टिंग करने वाले डेटा को यहाँ पे एक्स्ट्रापोलेट किया जाता है, कैसे समझा जाता है कि ड्रग इफेक्टिव है या नहीं है, सेफ है या नहीं है, वो पूरा ग्राफ वगैरह यहाँ पे हम समझते हैं। समझ आ गया। अब ये पूरा डिटेल हमने इसका ओवरव्यू देख लिया है। अब आपको सपोज करो कि ये कन्फ्यूज़न था कि अब मेरे को यार ये कैसे पढ़ना है सब्जेक्ट, या काफ़ी रटने वाली चीज़ें लग रही हैं, वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आपको लग रहा हो कि यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ना, कि आप ये चेक करेंगे कोई भी ड्रग कैसे इफेक्टिव है या नहीं है, सेफ है या नहीं है। हम बस ये चेक नहीं कर रहे हैं यहाँ पे कि ड्रग काम कैसे कर रही है, हम यहाँ पे मेन मुद्दे की बात करें कि ड्रग काम कर रही है या नहीं कर रही है, ड्रग सेफ है या फिर नहीं है। समझ गए। अब यहाँ पे इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 1 पे हमने काफ़ी टाइम बस इसीलिए दिया ताकि आपका बेस क्लियर हो जाए, बिकॉज ये जो सब्जेक्ट एकदम नया है। आपने ऑलरेडी एनालिसिस पढ़ी थी, एनालिटिकल टेक्निक, मतलब पहला सब्जेक्ट आप पढ़ के आए थे 7 सेम में, तो वो भी आपको ईजी लग रहा होगा। एडवांस फार्माकोलॉजी भी ऐसे ही है जैसे आपने फार्माकोलॉजी B.Pharm में पढ़ी थी, पर ये जो सब्जेक्ट एकदम नया है। इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए वो है राइट वेरियस लेबोरेटरी एनिमल्स एंड एक्सप्लेन डिस्क्रिप्शन, हैंडलिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, स्ट्रेन एंड एप्लीकेशंस ऑफ लेबोरेटरी रैट, जो कि 10 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। देखिए सिलेबस में आपके यहाँ पर है,
स्टार्टिंग में ही कि लेबोरेटरी एनिमल्स क्या होते हैं वो आपने बताने हैं, कॉमन लेबोरेटरी एनिमल्स क्या है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और ये जो डिस्क्रिप्शन, हैंडलिंग, एप्लीकेशन वगैरह है वो स्पेशली हम यहाँ पे जो लेबोरेटरी रैट होता है उसका हम देखेंगे कि क्या उसका डिस्क्रिप्शन है, हैंडलिंग वगैरह कि उसको हम हैंडल कैसे करते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, स्ट्रेन वगैरह यानी कि उसके वेरिएंट क्या क्या अवेलेबल होते हैं, और एप्लीकेशंस वगैरह क्या हैं यानी कि ड्रग की टेस्टिंग में। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि भाई क्या है लेबोरेटरी एनिमल्स। नेम सिंपल बता रहा है कि ऐसे एनिमल्स जिनको हम लैब में ले जाकर उनके ऊपर टेस्टिंग की जाती है किसी भी ड्रग की या किसी भी सब्सटेंस की, जिसकी मदद से हम ड्रग का फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट या टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट या बायोलॉजिकल और बिहेवियरल इफेक्ट पता लगाते हैं, वो हमारी लेबोरेटरी एनिमल्स होते हैं। उनकी जो ब्रीडिंग है वो इसी पर्पज से कराई जाती है कि वो रिसर्च उन पर की जाएगी, ठीक है, कंट्रोल तरीके से की जाती है। आगे वो हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। बस सिंपल ध्यान रखो कि ऐसे एनिमल्स जो कि लैब में यूज़ किए जाते हैं उन पर हम टेस्टिंग करते हैं ड्रग की। तो लिखा है कि लेबोरेटरी एनिमल्स आर दोज एनिमल्स स्पेशली ब्रेड और केप्ट फॉर रिसर्च टू स्टडी फार्माकोलॉजिकल, टॉक्सिकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल और बिहेवियरल इफेक्ट ऑफ ड्रग्स, केमिकल्स और प्रोसीजर्स बिफोर यूज इन ह्यूमंस। ठीक है, अब कौन कौन से कॉमन है यहाँ पे जो हम यूज करते हैं, जैसे आपके सामने यहाँ पे इमेजेस लगा रखी है मैंने, ताकि एकदम आपको यहाँ पे समझ आए सामने से भी कि भाई ये चीज़ होता कैसे, क्योंकि एनिमल्स वगैरह को समझना बहुत ज़रूरी है आपको अब। तो ये है एल्बिनो माउस, एल्बिनो रैट, हैमस्टर, गिनी पिग एंड रैबिट। तो इस तरीके से ये जो एनिमल्स है कॉमनली यूज़ किए जाते हैं लैब के अंदर। यहाँ पे एल्बिनो माउस कहने का मतलब है यानी कि वाइट कलर का, एल्बिनो का मतलब होता है वाइट, एल्बिनो। अच्छा, एल्बिनो आपने कई बारी ह्यूमंस में भी देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको थोड़ा इमेज दिखा देता हूँ कि इस तरीके से, जैसे ये किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की इमेज है या फिर इस तरीके से एल्बिनो हम एक तरीके से ये हमारा बोल सकते हैं ये हेरिडिटी या कह सकते हैं हमारा किसी कमी की वजह से होता है। स्पेशली जो आपका मेलेनिन होता है, मेलेनिन जो कि कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, जब मेलेनिन का प्रोडक्शन नहीं होता है बॉडी में तो हमको यहाँ पे ये हो जाता है क्या, एल्बिनिज्म, एल्बिनिज्म बोलते हैं, और जो भी पर्सन होता है उसको एल्बिनो कहते हैं। तो ऐसे ही ये जो आपके माउस हैं या रैट हैं तो इनमें मेलेनिन नहीं बन रहा है, मतलब कलर बनाने वाला पिगमेंट ही नहीं बन रहा है, तो इस वजह से ये सफ़ेद रहते हैं। ठीक है, आगे जो हैमस्टर वगैरह है इन सभी को भी हम डिस्कस करेंगे। तो समझ आए कि भाई क्या क्या कॉमन है यहाँ पे एनिमल। अब उनको थोड़ा क्लासिफिकेशन हम देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो एक्सपेरिमेंटल एनिमल जो है ना वो 3 तरह के होते हैं जिन पे हम टेस्टिंग करते हैं। पहले है रोडेंट। रोडेंट कहने का मतलब है जिनके आगे 2 इंसीजर होते हैं। जैसे मैं थोड़ा वो भी इमेज आपको दिखा देता हूँ फ़ोन में। जैसे कि आपने देखा होगा जो चूहे या बोल सकते हैं जो गिलहरी होती है या इसके अलावा हैमस्टर वगैरह या गिनी पिग, तो उनके आगे ना कुछ इस तरीके से 2 इंसीजर होते हैं। इंसाइजर जो दांत होते हैं वो इनके कंटिन्यूअसली ग्रो करते हैं पूरे जीवन भर। जैसे हमारे भी इंसीजर होते हैं आगे 2 सामने, ठीक है, 2 ऊपर 2 नीचे, पर वो जो है रुक जाते हैं कुछ टाइम के बाद, है ना, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो हमें ग्रो नहीं करते। पर इन जो रोडेंट होते हैं जैसे माउस है, रैट है, गिनी पिग है, यहाँ पे गैब्रिल है, हैमस्टर है, तो इनमें ना वो कंटिन्यूअसली ग्रो करते हैं। इन्हीं की मदद से हर चीज़ को कुतर पाते हैं। जो हम देखते हैं ना चूहे वगैरह कपड़े काट जाते हैं या किसी भी तार तक को ये काट देते हैं, प्लास्टिक को ये कुतर देते हैं, तो वो इन्हीं दांतों का कमाल है। समझ आया। दूसरा है नॉन रोडेंट, मतलब कि ऐसे एनिमल जो कि यहाँ पे रोडेंट नहीं है, उनके आगे इस तरीके से इंसिजर लगातार ग्रो नहीं करते, जैसे कि रैबिट है, डॉग है, कैट है, मंकी है, पिग है। तो ये हमारे 2 टाइप के हो गए। तीसरा यहाँ पे मिसलेनियस। मिसलेनियस मतलब कि इसमें सारे तरह के मिक्स हैं। जैसे फ्रॉग, फ्रॉग आपका एम्फीबियन होता है, ठीक है, और जो कि पानी और ज़मीन दोनों पे चलता है रहता है। दूसरा पिजन वो बर्ड के अंदर आ जाता है, तो ये पक्षी हो गया। ज़ेब्रा ये आपका एनिमल हो गया एक तरीके का। फिश ये आपका मैरीन एनिमल हो गया। चिकन, तो ये अलग अलग जो है आपकी मिसलेनियस इस कैटेगरी में है जिस पर हम टेस्टिंग करते हैं। तो रोडेंट एंड नॉन रोडेंट, इनके बारे में आपको समझ आया। इनके बारे में आगे लिखा हुआ है कि रोडेंट्स आर स्मॉल एनिमल्स विद शार्प फ्रंट टीथ दैट इज इंसीजर डेट कीप ग्रोइंग, जो कि लगातार ग्रो करते रहते हैं। एग्जाम्पल इनके रैट, माउस, गिनी पिग, हैमस्टर, गैब्रिल वगैरह। ठीक है, तो उनकी इमेजेस जैसे एल्बिनो रैट, एल्बिनो माइस है, हैमस्टर, गिनी पिग, गैब्रिल, ठीक है, यहाँ पे लगी हुई है।
सॉरी। उसके बाद देखिए दूसरा यहाँ पे नॉन रोडेंट। नॉन रोडेंट आर दोज स्मॉल एनिमल दैट डू नॉट हैव ग्रोइंग फ्रंट टीथ, उनके टीथ लगातार ग्रो नहीं करते हैं। दे आर बिगर एंड क्लोजर टू ह्यूमन, यूज इन लैब्स फॉर रिसर्च। ये बड़े होते हैं रोडेंट के कंपेयर में और ह्यूमंस के करीबी होते हैं। जैसे ये रैबिट हो गया, या आपके यहाँ पे डॉग है, कैट है, मंकी है, तो ये हमारे नॉन रोडेंट हो गए। इसके बाद देखिए तीसरा जो टाइप है देखिए वो है मिसलेनियस एनिमल्स। इसके अंदर वो एनिमल्स मैंने आपको बताए थे जो ना तो रोडेंट की कैटेगरी में आते हैं, ना ही नॉन रोडेंट की कैटेगरी में आते हैं। दे आर यूज इन लैब फॉर स्पेशल स्टडीज। एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे आपका है फ्रॉग है, पिजन है, जेब्रा फिश है, चिकन है, तो ये सारे हमारे मिसलेनियस की कैटेगरी के अंदर आ गए। तो मैंने इस तरीके से इमेजेस आपके लिए इसी वजह से लगाए ताकि एकदम विजुलाइज हो, तो अच्छी चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आपको समझ आ कि कौन कौन से कॉमन लेबोरेटरी एनिमल हैं। तो कॉमनली जो यूज़ होते हैं वो ये वाले हैं, यानी कि कौन कौन से रोडेंट जो हम अपनी लैब में यूज़ करते हैं कॉमनली। बाकी आगे अगर हम और आगे जाएं तो हम इनका भी यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में जो स्पेशली डिस्कस करना है वो लेबोरेटरी रैट के बारे में, कि लेबोरेटरी रैट क्या होता है, उसका डिस्क्रिप्शन, हैंडलिंग, कैरेक्टरिस्टिक, स्ट्रेन वगैरह, इनको हम डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं यहाँ पे रैट की, यानी कि चूहा। तो यहाँ पे अगर हम इसका साइंटिफिक नेम की बात करें तो वो यहाँ पे रेटस नॉर्वेजिकस। रेटस नॉर्वेजिकस इसका जो साइंटिफिक नेम है, अगर मैं आपको बताऊँ, आपको याद भी होगा बायोलॉजी में अगर आपने पढ़ा होगा, तो रेटस जो है इसका जीनस है, ठीक है। नॉर्वेजिकस इसकी स्पीसीज है, इसकी प्रजाति है, यानी कि एक तरीके से ये रैट तो हर एक रेटस के अंदर आएंगे। लाइक मैं आपको बता देता हूँ, रेटस प्लस नॉर्वेजिकस, इस तरीके से रैटस के अंदर, यानी कि बोले तो रैट, तो इसके अंदर हर तरह के रैट आएंगे, जितने भी दुनिया में मौजूद हैं वो इस कैटेगरी में होंगे। पर स्पेशली जो हम बात कर रहे हैं उसके अंदर जो प्रजाति, हम नॉर्वेजिकस प्रजाति की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो कि लैब में हम यूज करते हैं। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान देनी है कि जो नॉर्वेजिकस जो इसका नेम पड़ा है ना, ये जो पड़ा है वो नॉर्वे से पड़ा है। नॉर्वे जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, तो सबसे पहले ना इसको नॉर्वे में देखा गया था। जैसे साइंटिस्ट ने जब इसको डिस्कवर किया, जब उनको मिला, तो ये जो नॉर्वे को शिप जाते थे, समुद्री जहाज अनाज वगैरह लेकर के जाते थे, तो वहां पे इसको देखा गया, तो इसका नेम वहीं से पड़ गया नॉर्वेजिकस। पर बाद में पता चला तो ये तो एशिया में सबसे पहले मौजूद थे। कौन? ये वाले चूहे, रेटस नॉर्वेजिकस, पर इसका नेम यहाँ पे बदला नहीं गया। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको इस चीज को रटना ना पड़े। रेटस बोले तो रेट, नॉर्वेजिकस बोले तो नॉर्वे में पाई जाने वाली जाति या प्रजाति, ऐसे इसका नेम पड़ा था। ठीक है, आपने चूहे भी देखे होंगे ना, कोई तो अभी मैंने आपको बताया एल्बिनो होता है, ठीक है, व्हाइट होता है, उसमें ब्राउन भी होता है। आपने रेलवे स्टेशन पर देखा होगा भाई, इतने बड़े बड़े काले काले होते हैं। या बहुत से चूहे जो स्पेशली लैब में होते हैं, उन पे कुछ धब्बे धब्बे होते हैं। तो अलग अलग यहाँ पे क्या होती है, उनकी प्रजातियाँ होती हैं। तो हम स्पेशली नॉर्वेजिकस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ए लेबोरेटरी रैट इज ए स्मॉल रोडेंट स्पेशली ब्रेड फॉर रिसर्च इन फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, डिसीज एंड बिहेवियरल स्टडीज। कि जो रेटस नॉर्वेजिकस है ना, ये वाला रैट, ये स्पेशली इसलिए ही ब्रेड किया गया है रिसर्च पर्पज से, कि हम ड्रग की फार्माकोलॉजी को, टॉक्सिकोलॉजी को, डिसीज को या बिहेवियरल स्टडीज को समझ सकें। जैसे इसके कई सारे स्ट्रेन हैं। स्ट्रेन कहने का मतलब है वेरिएंट। जैसे एग्जाम्पल तौर पे, जैसे कि सेब होते हैं, सेब भी बहुत सारे मिल जाते हैं। कुछ कश्मीरी सेब होते हैं, कुछ हरे सेब मिल जाते हैं, कुछ अलग तरह के सेब मिल जाते हैं। तो वेरिएंट यानी कि स्ट्रेन जो कि इसी कैटेगरी के रहेंगे, मतलब कि उनकी प्रजाति नॉर्वेजिकस ही रहेगी, पर वो अलग होंगे। उसमें है बिस्टार। बिस्टार मोस्ट कॉमनली यूज होता है। जो बिस्टार नाम का जो है ये रेड, बिस्टार स्ट्रेन वाले, तो ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा सीधे साधे होते हैं बेचारे, मतलब भागते नहीं है इधर उधर, काफ़ी काम होते हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट भी होते हैं, डोसाइल होते हैं, नाजुक भी होते हैं। ठीक है, और स्प्रेग डॉली ये भी एल्बिनो रेट होते हैं, ठीक है, वाइट कलर के होते हैं। तो इनमें ऐसे ही कैरेक्टर होते हैं। अब जो आते हैं हमारे जो घरों में पाए जाते हैं, वाइल्ड रैट। वाइल्ड रैट इज नॉट यूज्ड इन लैब, जो लैब में यूज नहीं होते हैं। ब्लैक रैट, जिसका अगर हम बात करें, रेटस रेटस, मतलब इसका देखो जीनस रेटस ही है, इसकी जो यहाँ पे स्पीसीज है वो भी रेटस ही है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो काले कलर का जो चूहा है, ये लैब में यूज नहीं किया जाता है। ये वाइल्ड ब्लैक रैट है, जिसका जो जाति है या जिसका साइंटिफिक नेम की बात करें तो वो रेटस रेटस है। ठीक है,
और यहाँ पे देखिए विस्टार एल्बिनो रैट है जो कि रैटस नॉर्वेगिकस है। ये वाला हम यहाँ पे यूज़ करते हैं लैब में। हम ये भी यूज़ नहीं करते हैं, जो एक्चुअली में हमारे घरों में जो पाया जाता है वो ये वाला पाया जाता है, वाइल्ड ब्राउन रैटस नॉर्वेगिकस। देखो रैटस नॉर्वेगिकस तो ये भी है, रैटस नॉर्वेगिकस तो ये भी है। अब अंतर कहाँ आया, ये अलग स्ट्रेन का है, ये अलग स्ट्रेन का है, ये विस्टार है, ये यहाँ पे वाइल्ड ब्राउन है। समझ आया। इसी की तरह विस्टार की तरह एक आपका यहाँ पे सॉरी, ये स्प्रेग डोली भी होता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब आप क्या समझे अभी तक कि भाई जो रैट होते हैं ना वो भी अलग अलग तरह के हो जाते हैं। हमारे पास जो स्पेशली जो हम यूज़ करते हैं लम्बे, वो है रैटस नॉर्वेगिकस, जो कि नॉर्वे में सबसे पहले देखा तो उसका नेम वहाँ से पड़ गया। बाकी यहाँ पे जो मोस्ट कॉमनली जो इसके स्ट्रेन है वो दो है, विस्टार और स्प्रेग डॉली। तो इनका नेम जरूर से याद रखना, साइंटिफिक नेम भी बहुत ध्यान रखना, ये पूछ लिए जाते हैं 1 नंबर में 2 नंबर में। इसके बाद देखिए हम बात करते हैं डिस्क्रिप्शन के बारे में कि यहाँ पे देखिए पैरामीटर लिखे हुए हैं, यहाँ पे डिटेल लिखी हुई है कि जो भी ये आपका रैट है, रैटस नॉर्वेजिकस, उसका यहाँ पे वेट कितना है, उसका लाइफ स्पेन कितना होता है, जेस्टेशन पीरियड कितना होता है, वो आपने यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पैरामीटर डिटेल लिखी हुई है। तो जिसके साइंटिफिक नेम अभी हमने देखा इसका होता है रैटस नॉर्वेजिकस, तो इसको आप जरूर से याद कर लीजिएगा। कॉमनली जो लैब में स्ट्रेन जो होते हैं, जो अगर आपके एनिमल हाउस है कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, तो मोस्टली ये रैट आपको देखने को मिलेंगे। एल्बिनो विस्टार होगा या फिर एल्बिनो स्प्रेगडोली होगा। ठीक है, आगे अगर हम बात करें कि जो ये एडल्ट रैटस नॉर्वेजिकस होता है वो उसका वेट कितना होता है, तो वो 150 ग्राम से 400 ग्राम के बीच में होता है। वो डिपेंड करता है कि भाई कौन से टाइप का स्ट्रेन है और उसकी एज कितनी है, जो भी आपका रैट है उसकी। ठीक है, आगे यहाँ पे देखिए बॉडी की लेंथ कितनी होती है, वो 9 to 11 इंच, जो कि टेल को एक्सक्लूड करके, मतलब कि इसके अंदर हमने टेल को नहीं नापा है, केवल उसकी बॉडी को यहाँ पे उसकी लेंथ को हमने नापा है। एवरेज लाइफ स्पेन मतलब कितने दिनों या कितने साल ये जीते हैं, तो 2 से 3 साल इनका लाइफ स्पेन होता है। आगे है जेस्टेशन पीरियड, मतलब कि प्रेगनेंसी टाइम, कि जैसे ह्यूमंस में अगर बात करें जो फीमेल प्रेगनेंसी टाइम होता है तो वो 9 महीने के बाद बच्चे पैदा होते हैं समथिंग। तो ऐसे ही जो चूहों में या कह सकते हैं रैट के अंदर 21 से 23 दिन होता है जेस्टेशन पीरियड। ठीक है, नेक्स्ट है एवरेज लिटर साइज, मतलब कि पप्स पर बर्थ, कि एक बर्थ जब होता है, जैसे प्रेगनेंसी के बाद जो भी फीमेल रैट है जब वो बच्चे पैदा करती है तो एक बार में कितने बच्चे पैदा करती है, उसको हम लिटर साइज बोलते हैं। तो 6 से 12 यहाँ पे बच्चे पैदा होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एस्ट्रस साइकिल, जैसे कि फीमेल ह्यूमन फीमेल के अंदर जो उनका पीरियड साइकिल होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, ऐसे ही फीमेल रैट के अंदर एस्ट्रस साइकिल चलती है, जो कि 4 से 5 दिन के लिए होती है। ठीक है, यानी कि जैसे ह्यूमंस के अंदर तो पूरा वो 28 दिन का होता है या 1 महीने का होता है, 1 महीने में हर बार पीरियड जो आते हैं, वो यहाँ पे उनका 4 से 5 दिन का ही ये पूरी साइकिल होती है। ठीक है, नेक्स्ट है इनका हार्ट रेट काफ़ी ज़्यादा होता है। देखो नॉर्मली हमारा तो भाई 72 के या 75 ऑन एन एवरेज रहता है, इनका हार्ट रेट काफ़ी तेज़ होता है। देखो 250 से 450 बीट पर मिनट ये होता है। ठीक है, आगे है रेस्पिरेशन रेट, तो ये जो इनका रेट है तो 70 to 115 ब्रीथ्स पर मिनट, इतनी तेजी सांस लेते हैं। टिडल वॉल्यूम की बात करें तो मतलब कि नॉर्मली जो ये सांस ले रहे हैं तो कितना वॉल्यूम एयर का ये अपने अंदर इनहेल कर रहे हैं, तो वो 2 से 3 ml होता है। ठीक है, वीनिंग एज की बात करें, मतलब कि जो बच्चे हैं अपनी माँ से अपनी माँ का दूध कब तक पीते हैं। हाँ, जो ये फीमेल रैट होती है तो उसके जो बच्चे हैं वो भी अपनी माँ का यहाँ पे दूध पीते हैं। ठीक है, जैसे कि नॉर्मल ह्यूमंस के अंदर होता है, तो ये 21 दिनों के तक ये पीते हैं, उसके बाद ही छोटा छोटा खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब कि वो वीनिंग एज बोली जाती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि रैट के बारे में यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं हैंडलिंग प्रोसीजर, कि सपोज करो कि आप जो है किसी एनिमल हाउस में गए, आपके कॉलेज में, आपको वहाँ पे पहले सिखाया जाएगा कि भाई एनिमल्स को हैंडल कैसे करना है। ये तो बहुत दूर की बात है कि एनिमल्स पे टेस्टिंग कैसे करेंगे, पहले तो आपको यही आना चाहिए कि भाई एनिमल्स को कंट्रोल कैसे करना है, कैसे पकड़ना है, कैसे इंजेक्शन वगैरह लगाने हैं, कौन सी चीज़ कहाँ पे मौजूद है, वो चीज़ें समझना। तो वही कहा जाएगा हैंडलिंग प्रोसीजर। तो यहाँ पे कुछ मैंने इमेजेस लगा रखी हैं ताकि आपको थोड़ा प्रैक्टिकली का अंदाज़ा लगे। तो यहाँ पे देखो 2-3 तरीके मैंने यहाँ पे लगा रखे हैं। देखिए पहला तरीका ये है कि जैसे ये जो भी रैट है, इसके ऊपर जो गर्दन के करीब यहाँ पे जो इसकी स्किन होती है उसको टाइटली आपने पकड़ना है इस तरीके से। ये जो आपके एक अंगूठा है, ये उंगली है, इस तरीके से उसको पकड़ना है और पीछे से पूंछ को साधना है।
ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो है इस तरीके से कंट्रोल में आ जाता है। दूसरा, अगर इस तरीके से वो केज में रखा हुआ है कोई भी रैट वगैरह, अगर आपको उठाना है तो उसके यहाँ पे ना बेस, जैसे ये टैल है ना, उसकी टिप से नहीं उठाना है। टिप से उठाओगे तो वो छूट के भाग जाएगा या फिर ये टूट भी सकती है। आपको यहाँ पे बेस से उठाना है, यहाँ से पकड़ना है, यानी कि इस जगह से पकड़ना है। आपने इस तरीके से दबोचना नहीं है किसको, चूहे वगैरह को, उनकी केयर करनी है। इस तरीके से प्यार से रखना है, इस बेस से उसको उठाना है, ठीक है। तीसरा जो तरीका है वो ये है कि ये जो दो फिंगर हैं, मिडल वाली और ये वाली जो फिंगर है, इन दोनों के बीच में उसकी गर्दन को फंसाना है। फंसा करके ये इस वाली हथेली पे, हाथ पे आपका ये इसकी कमर आ जाएगी, यानी कि ये वाला हिस्सा हथेली के पास आ जाएगा, और इसको हम इस तरीके से उल्टा कर देते हैं। तो इसका पूरा यहाँ पे ये एब्डोमेन वगैरह दिखता है। आप यहाँ पे इंजेक्शन वगैरह भी लगा सकते हैं। तो ये जो है यहाँ पे अलग अलग तरीके हैं हैंडल करने के। अब जो चीज़ मैंने आपको बताई है ना, बस वही चीज़ यहाँ पे लिखनी है। तो सिंपली यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि देखिए, पिक द रैट जेंटली बाय बेस ऑफ टेल और स्क्रफ ऑफ द नेक, कि आपने एकदम सिंपल जेंटल तरीके से, या तो इस तरीके से जो नेक के ऊपर जो इसके स्किन है उसको स्क्रब करके, या फिर उसके बेस से उठाना है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। मेंटेन ए क्वाइट एंड काम इन्वायरमेंट टू रिड्यूस स्ट्रेस, कि अब उसको उठा रहे हैं तो आपने हल्ला वगैरह नहीं करना है, हंसना नहीं है, है ना। वो एनिमल है, वो डर जाते हैं, और काफ़ी इन्वायरमेंट को क्वाइट रखना है, काम रखना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अवॉइड सडन मूवमेंट्स और लाउड नॉइजेस और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर, कि आपने उसको लेके भागना नहीं है, या फिर बहुत तेज़ी से मतलब कि आपने चिल्लाना नहीं है, वो डर जाते हैं। मूवमेंट वगैरह नहीं करनी है, बहुत कोई भी पंगेट जो मतलब कि ऑर्डर होती है वहाँ पे उनको नहीं ले जाना है, ठीक है। नेक्स्ट है वॉश हैंड बिफोर एंड आफ्टर हैंडलिंग टू प्रिवेंट कंटामिनेशन एंड इन्फेक्शन। आप जब एनिमल हाउस में जाओगे, जो भी आपके यहाँ पे ग्लव्स वगैरह होंगे, उसको यूज़ करने के बाद आपने अच्छे तरीके से अपने हाथों को धो लेना है, ठीक है। तो ये हो गए हैंडलिंग के तरीके। सिंपल तरीके से आपने जो है मेन चीज़ मैंने यहाँ पे इमेजेस लगा रखी हैं, आपको एटलीस्ट विजुलाइज हो रहा होगा कि इस तरीके से उठाना है, या ऐसे पकड़ना है, या इस तरीके से पकड़ना है। ये 3 तरीके यहाँ पे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पे इनकी कुछ विशेषताएं भी होती हैं। जैसे पहला है यहाँ पे इजी टू ब्रीड एंड मेंटेन, शॉर्ट रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है। देखो, ये जो रैट होते हैं इनको हम इजीली ब्रीड कर सकते हैं। हमने अभी पढ़ा है कि इनका जो जेस्टेशन यानी कि प्रेगनेंसी टाइम होता है वो 21 से 23 दिन होता है। मतलब कि 21 से 23 दिन बाद अगर मैटिंग कराई जाए मेल एंड फीमेल के बीच में, तो 21 से 23 दिन बाद यहाँ पे हम इनकी ब्रीडिंग कर सकते हैं। तो रिप्रोडक्टिव साइकिल शॉर्ट होती है, ये इनमें कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरा कि काफ़ी ज़्यादा जेंटल होते हैं, डोसाइल होते हैं और इंटेलिजेंट भी होते हैं, बहुत नाजुक होते हैं, काम होते हैं, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट भी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, सेंसिटिव टू लाइट, टेम्परेचर, नॉइज एंड स्ट्रेस। ये इन सारी चीज़ों से बड़े ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, लाइट एरिया से या हाई टेम्परेचर से, अगर कोई शोर कर रहा है उससे, या स्ट्रेस से। तो हम अपने अकॉर्डिंग इनके बिहेवियर को चेंज भी कर सकते हैं इन एरियाज़ में। या अभी आप जब मॉडल पढ़ोगे ना, इन सभी का हम यूज़ करेंगे। कहीं पे हम लाइट ज़्यादा करेंगे तो उनका इफेक्ट देखेंगे, कहीं पे हम यहाँ पे नॉइज़ या स्ट्रेस दे करके उनको देखेंगे। तो ये हम सारी चीज़ें काम की हम आगे यूज़ भी करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है वॉमिटिंग सेंटर एब्सेंट होते हैं इनके अंदर। जो रैट हैं, साथ के साथ माउस के अंदर भी वॉमिटिंग सेंटर, जिनकी मदद से आपको वॉमिट होती है, यानी कि इनके अंदर उल्टी होती ही नहीं है, ये इनके अंदर खासियत है। तो इसका मतलब क्या है, उनको हम ओरली भी ड्रग दे सकते हैं, वो उल्टी वगैरह भी नहीं करेंगे। लिखा है वॉमिटिंग सेंटर एब्सेंट होता है माउस के अंदर भी और रैट के अंदर भी। दे कैन नॉट वॉमिट, वो उल्टी नहीं कर सकते ह्यूमन बीइंग की तरह। ड्रग्स कैन बी गिवन ओरली सेफली, ओरली आप उनको दे सकते हैं। 5वां है कि यहाँ पे टॉन्सिल्स जो होते हैं गले में, वो साथ के साथ जो गॉल ब्लैडर होता है जहाँ पे हमारा पित्त यानी कि वाइल वगैरह स्टोर होता है, वो भी इनके अंदर एब्सेंट होते हैं, वो ये चीज़ मौजूद नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे गैस्ट्रिक एसिड का जो सीक्रेशन है वो कंटिन्यूअस होता है। देखिए ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, जब खाना आके रख गया आपके सामने तो आपकी बॉडी में एसिड बनने लग जाता है। ये खाना आप खा रहे हैं तब वो एसिड बनाती है, पर इनमें कंटिन्यूअसली बनता है। तो आप यहाँ पे ऐसी ड्रग यानी कि एंटी हिस्टामिन ड्रग का इफेक्ट भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है इनका भी। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए, पेनक्रियाज इज डिफ्यूज टाइप की। इनके अंदर जो पेनक्रियाज है, अग्नाशय जो होता है ना, वो डिफ्यूज टाइप होता है। इसका मतलब मीनिंग इट इज स्कैटर्ड, यानी कि बिखरा हुआ होता है इन स्मॉल क्लस्टर्स, नॉट ए सिंगल कॉम्पैक्ट ऑर्गन। अगर हम ह्यूमन में बात करें तो ये पूरे कॉम्पैक्ट ऑर्गन होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बना करके दिखाऊं।
जैसे नॉर्मली पैनक्रियाज का शेप इस तरीके से होता है ह्यूमन में, ठीक है। तो ये एक ऑर्गन है पूरा, ये कॉम्पैक्ट ऑर्गन है, कंप्लीट ऑर्गन है। पर इन रैट के अंदर ऐसा नहीं होता है, ये छोटे छोटे क्लस्टर में बिखरा होता है, जैसे इस तरीके से छोटे छोटे क्लस्टर में बिखरा होता है। ये एक ऑर्गन की तरह नहीं होता, पूरे ऑर्गन की तरह नहीं होते हैं। ये भी इनके अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। समझ आया? तो ये आपको चीज़ समझ आ गई कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। अब हम बात करते हैं कि कॉमन जो स्ट्रेन है रैट के वो कौन कौन से हैं जो लैब में पाए जाते हैं। पहला हमने बात करा बिस्टार रैट, जो कि एल्बिनो होते हैं, मतलब कि सफ़ेद कलर के होते हैं क्योंकि उनके अंदर मेलेनिन नहीं बनता है। वाइडली यूज इन जनरल फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं बिस्टार रैट, ठीक है। इनकी एक और खासियत मैं आपको बताऊं कि इनका जो शरीर है, बिस्टार रैट को अगर मैं आपको दिखाऊं, ये एल्बिनो बिस्टार रैट है। इनका जो शरीर है वो बड़ा होता है, इनकी पूंछ उस शरीर के कंपेयर में छोटी होती है, मतलब कि पूंछ छोटी रहेगी, शरीर उससे लंबा रहेगा, ठीक है। दूसरी तरफ आप यहाँ पे देखोगे स्प्रेग डाउली जो रैट है, ये भी एल्बिनो ही होता है, सफ़ेद कलर का ही होता है, इसमें भी नहीं बनता है मेलानिन, काफ़ी ज़्यादा काम होता है ये, और सुटेबल होता है लॉन्ग टर्म स्टडीज़ के लिए। इसकी जो टेल होती है, वो पूंछ जो होती है वो लंबी होती है बॉडी के कंपेयर में। जैसे इसकी जो बॉडी है वो ये है, इसके कंपेयर में इसकी जो पूंछ है और लंबी होती है। ये इमेज में फिर भी शॉर्ट दिख रहा है, ये और लंबी होती है। आप देखोगे ना, नोट करना, आप एनिमल हाउस में जाएँ तो कुछ जो यहाँ पे रैट रहेंगे उनका शरीर छोटा रहेगा, पूंछ लंबी रहेगी, तो समझ जाना वो यहाँ पे स्प्रैग डाउली रैट है। जिनकी पूंछ छोटी रहेगी, शरीर बड़ा दिखेगा, वो आपका एल्बिनो बिस्टार रैट है। समझ गए? तो ये काफ़ी कॉमनली पाए जाते हैं लैब के अंदर। अब तीसरा जो मिल जाते हैं लैब में वो ये भी हैं, जिसकी लॉन्ग इबान रैट, ये पिगमेंटेड होते हैं। हमने जो अभी दो देखे वो एकदम सफ़ेद थे, यानी कि श्वेत, या बोल सकते हैं मेलेनिन नहीं बन रहा है, पर लॉन्ग इबान के अंदर मेलेनिन बनता है, यानी कि वो पिगमेंटेड होते हैं, और ये बिहेवियरल स्टडीज़ के लिए प्रेफर किए जाते हैं। इसका इमेज आप देख सकते हैं। ये जो घर में पाए जाने वाले हैं ये वो नहीं है, ये स्पेशली यहाँ पे ब्रीड करके बनाए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे लुइस रैट एंड फिशर रैट, दे यूज्ड इन इम्यूनोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन स्टडीज़। इम्यूनोलॉजी यानी कि जैसे हम इम्यून एसे वगैरह करते हैं, या फिर कई सारे इम्यूनोमोड्यूलेटर्स का हम यूज़ करते हैं, तो उनकी टेस्टिंग के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। साथ के साथ जो कोई ट्रांसप्लांट करते हैं किसी भी पार्ट का, लाइक किडनी या फिर एब्डोमन या कुछ और चीज़ का हम ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, तो उनकी स्टडीज़ के लिए इनका हम यूज़ करते हैं। देखो इनकी इमेजेस आप देख सकते हैं, कितने अंतर आपको दिख रहे होंगे। इसका मुंह देखिए, इसका मुंह देखिए, इसकी पूंछ देखिए, इसका शरीर देखिए, इसका रंग देखिए, इसका यहाँ पे बाल या इसकी पूंछ की मोटाई देखिए। ये फिशर रैट को देखिए, तो हर कोई ये अलग है सारे क्या, रैटस नॉर्वेजिकस, पर सारे की क्या है, स्ट्रेन अलग अलग है, ठीक है, वेरिएंट है एक तरीके से। समझ गए? तो ये हो गए स्ट्रेन जो कि किस में पाए जाते हैं, लैब के अंदर। अब हम बात करते हैं इनकी एप्लीकेशन। भाई कुछ तो काम आएंगे ना, हम इन पे टेस्टिंग करेंगे, तो कौन कौन से काम ये कर सकते हैं, कौन कौन से ड्रग की टेस्टिंग कर सकते हैं। तो आपके सिलेबस में जो इतनी सारी जो ड्रग दी गई हैं, जैसे यहाँ से स्टार्टिंग होती है CNS स्टिमुलेंट से लेकर के आगे CNS डिप्रेसेंट, एंजियोलाइटिक्स, एंटीसाइकोटिक्स, एंटी इपिलेप्टिक्स, न्यूट्रोपिक्स, आगे पार्किंसंस के डिसीज़ में जो यूज़ होती है, एंटी पार्किंसन, अल्जाइमर के डिसीज़ में, COPD की जो भी डिसीज़ में, एंटी एस्थमेटिक में, मतलब सारी जो ड्रग मतलब यहाँ पे डिसीज़ है ऑलमोस्ट सभी पे काम करते हैं। जैसे लिखा है स्टडी ऑफ एनाल्जेसिक, अगर आपने पेन किलर या एंटी कन्वल्जेंट की स्टडी करनी है तब भी आप इन पे कर सकते हैं। आप इंसुलिन का या ऑक्सीटोसिन का बायोएसे करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। आप एंजाइटी, डिप्रेशन, मेमोरी, इन सारी जो CNS की जो ड्रग हैं, जो आप जस्ट सेकंड यूनिट में इन्हीं को पढ़ोगे, CNS की ड्रग जैसे CNS स्टिमुलेंट या डिप्रेसेंट वगैरह, ये सब CNS पे काम करती हैं। CNS की फार्माकोलॉजी आप इससे पता कर सकते हैं रेट से, ठीक है। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ कार्डियोवास्कुलर ड्रग, जो आपके हार्ट पे या ब्लड वेसल्स पे काम करती हैं, BP बढ़ता है या हाइपरटेंशन वाली, हार्ट रेट कम या ज़्यादा करने वाली, अरिथमिया वाली, तो सब ड्रग की स्टडी कर सकते हैं। आगे गैस्ट्रिक एसिड और अल्सर की भी स्टडी आप इन पे कर सकते हैं। आप ब्रोंकोडायलेटर के रूप में जो COPD या अस्थमा हो जाता है उसकी भी डिसीज़ की स्टडी कर सकते हैं यहाँ पे। आगे डायबिटीज़, मेटाबॉलिज्म, उसकी भी स्टडी कर सकते हैं। एक्यूट या क्रोनिक टॉक्सिसिटी की भी स्टडी कर सकते हैं। हेपेटोटॉक्सिसिटी यानी कि जो लिवर डैमेज हो रहा है किसी बीमारी की वजह से या किसी ड्रग की वजह से, उसकी भी स्टडी कर सकते हैं। मास्ट सेल की नंबर घटना पड़ना या एलर्जी वगैरह होना, उसकी भी स्टडी कर सकते हैं। बिहेवियर या लोकोमोटर एक्टिविटी, मतलब किसी ड्रग को देने के बाद क्या बिहेवियर चेंज हो रहा है, वो सारी स्टडी भी आप कर सकते हैं। तो इतने सारी स्टडी आप इन पे कर सकते हैं।
ये सारी इनकी एप्लीकेशन होगी। ये क्वेश्चन मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझाया है, पढ़ाया है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट में जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, वो है व्हाट इज माइस, राइट वेरियस स्ट्रेंथ्स ऑफ माइस। अब देखिए स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न होता है कि भाई माइस और रैट में क्या अंतर है। उससे पहले कन्फ्यूज़न यहाँ भी होता है कि माइस और माउस में क्या अंतर है। देखिए माउस जो है सिंगुलर फॉर्म है, मतलब कि अगर हम हमारे पास एक माउस है, मतलब कि एक ही जानवर है, एक ही वो एनिमल है, रोडेंट है, तो उसको हम माउस बोलेंगे। अगर वो एक जगह कई सारे हैं, यानी कि बहुवचन अगर वहाँ पे हो जा रहा है, तो उसको हम माइस बोलते हैं। समझ गए? तो इन दोनों में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं माइस और रैट्स के बीच में क्या अंतर है। माइस प्लस रैट्स, तो कि रैट जो होते हैं, चूहे जो होते हैं, वो साइज में बड़े होते हैं। ध्यान रखना, साइज में ये बड़े होते हैं, और माइस का जो साइज है वो बहुत छोटा होता है। जैसे इसका वजन हमने देखा था 150 ग्राम से लेके 400 ग्राम के बीच में होता है। इसका कुल जो है यहाँ पे 20 ग्राम से लेके 40 ग्राम के बीच में होता है। तो ये तो इनके आधे से भी आधे हो गए, बहुत छोटे होते हैं, नाजुक भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जैसे कि ये छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं इस तरीके से, ये भी अलग अलग टाइप के यहाँ पे होते हैं। तो क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा है कि माइस क्या है, उसके कौन कौन से स्ट्रेन होते हैं जो कि लैब में पाए जाते हैं, वो आपने बताना है शॉर्ट में। माइस का यहाँ पे साइंटिफिक जो नेम है वो है मस मस्कुलस, मस मस्कुलस, ये याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल डेफिनेशन भी लिखी हुई है कि माइस आर स्मॉल रोडेंट यूज्ड एज लेबोरेटरी एनिमल्स इन फार्माकोलॉजिकल एंड टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज टू टेस्ट ड्रग्स एंड केमिकल्स फॉर देयर इफेक्ट्स एंड सेफ्टी। कि माइस हमारे छोटे से रोडेंट होते हैं जिनके सामने दो दांत, दो नीचे और दो ऊपर दांत होते हैं, इंसीजर, जो कि कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे होते हैं। वो लैब में यूज़ किए जाते हैं, जिनके ऊपर फार्माकोलॉजिकल और टॉक्सिकल स्टडी भी की जाती है। तो बात करें यहाँ पे स्ट्रेन्स ऑफ माइस कि माइस के कौन कौन से वेरिएंट लैब में मिलते हैं। तो देखिए पहला यहाँ पे स्विस एल्बिनो। स्विस एल्बिनो, जैसे कि एल्बिनो है तो ये वाइट रहेगा, ठीक है, यहाँ भी मेलेनिन नहीं बनेगा इसके अंदर, और ये आउटब्रेड है। आउटब्रेड कहने का मतलब है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ कि सपोज करो कि ये कोई माउस है, ठीक है, और ये कोई माउस है। अब इस वाले जो माउस है, इसके जो पिता हैं या माता जो भी है, मतलब कि इसके जो भी माउस रहे होंगे मेल फीमेल, वो दो अलग हैं, और इसके यहाँ पे कोई दो अलग हैं, मतलब कि ये अलग अलग माता पिता के हैं। जब इन दोनों के बीच में यहाँ पे ब्रीडिंग होती है, मतलब ये फैमिली मेम्बर नहीं है, जब अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं, जब इनके बीच में जो ब्रीडिंग होती है, तो इसी को हम बोलते हैं आउटब्रेड। ठीक है, आउट बोले तो बाहर से, कि इनकी जो ब्रीडिंग है वो बाहर से हुई है, तो आउटब्रेड कहते हैं। ये वाले स्विस एल्बिनो आउटब्रेड होते हैं, और ये काफ़ी एक्टिव भी रहते हैं। इनका जो यूज़ है जनरली फार्माकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज़ में करते हैं, लैब में कॉमनली पाए जाते हैं। इसके बाद देखिए सेकंड है, देखिए वो है यहाँ पे वाल्व सी। तो ये वाले जो आपके यहाँ पे माइस रहेंगे वो वाइट रहते हैं, वो भी एल्बिनो हैं, पर ये इनब्रेड है। इनब्रेड कहने का मतलब है कि जैसे हमने यहाँ पे दो अलग अलग फैमिली बताई, यहाँ पे अलग अलग फैमिली के बीच में ब्रीडिंग ना होकर के, जैसे कि सपोज करो ये पेरेंट हैं, तो इनके यहाँ पे कई सारे बच्चे हैं, जैसे कि ये कई सारे यहाँ पे मेल फीमेल बच्चे हैं। जब इन्हीं के बीच में ब्रीडिंग होती है तो इसको हम यहाँ पे इनब्रीडिंग बोलते हैं। ठीक है, अब ये इनब्रीडिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, आउटब्रीडिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, वो डिपेंड करता है कि आप क्या टेस्ट कर रहे हो। देखो इनब्रीडिंग की इंपॉर्टेंस मैं आपको बताता हूँ कि आपको पता है कि ये अलग अलग अगर फैमिली से बिलोंग करते हैं, इनके पेरेंट अगर अलग अलग हैं, तो इनके जीन अलग अलग होंगे। सपोज करो कि आपके पास बहुत सारे एक केस में यहाँ पे ये माउस यहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे माउस रखे हुए हैं। आपने सपोज करो कि पेन किलर की स्टडी करनी है। पेन किलर सपोज करो कोई एस्पिरिन है या कोई भी ड्रग हो सकती है, तो आपने इनमें से 4 को सिलेक्ट कर लिया। आपको अंदर तक तो आप नहीं जा रहे कि भाई इनकी ये आउटब्रेड है या इनब्रेड है ना। आप अगर यहाँ पे इनको सेलेक्ट कर लिए हैं, जब आप इन पे ये वाली मेडिसिन यानी कि एस्पिरिन दोगे, तो आपको पता है कि एस्पिरिन या कोई भी जो ड्रग होती है वो जेनेटिकली अफेक्ट होती है, मतलब कि जीन्स अलग अलग इफेक्ट्स को करते हैं एक पर्टिकुलर ड्रग के लिए। जैसे कि सपोज करो एक दवाई मैं खा रहा हूँ, एक दवाई आप खा रहे हैं, हो सकता है कि आपके अंदर वो जो दवाई है अच्छे से काम करे, हो सकता है मेरे अंदर वो अच्छे से काम नहीं करे, मेरे को डबल डोज लेनी पड़े। तो इसी को हम बोलते हैं बायोजेनेटिक्स, यानी कि फार्माकोजेनेटिक्स, कि कैसे जो ड्रग है, ड्रग की एक्टिविटी है वो चेंज होती है किससे, जेनेटिक मटेरियल से। तो अगर कोई पर्टिकुलर ड्रग की आप टेस्टिंग कर रहे हैं सपोज करो, और उनके जो जिस पर आप टेस्टिंग कर रहे हैं उनके जीन ही अलग अलग हैं और अलग अलग इफेक्ट्स शो कर रहे हैं, तो आपका एक्सपेरिमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो उस टाइम पे आपको इनब्रीडिंग उस टाइम पे आपको इनब्रीडिंग यहाँ पे जो एनिमल्स हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है कि जिनके जीन सिमिलर हों।
वो उनमें ज़्यादा चेंजेस ना हो, ताकि हम ड्रग को अच्छी तरीके से टेस्ट कर सकें। समझ आया? तो ये है यहाँ पे इनब्रीडिंग एंड आउटब्रीडिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है टर्म। तो इसका यूज़ सॉरी इम्यूनोलॉजी में और कैंसर रिसर्च में किया जाता है। तीसरा यहाँ पे स्ट्रेन है वो है C57BL6, जो कि ये कलर में ब्लैक होता है, काफ़ी डार्क होता है। ये यहाँ पे अलग अलग देखो इमेज बनी हुई है। ये वाला स्विस एल्बिनो माइस है, ये बाल सी माइस है, यहाँ पे मैंने इमेजेस इनकी लगा रखी हैं। और ये आपका तीसरा वाला है C57BL6, ठीक है, ये वाला माइस। तो ये जो है ये भी इनब्रेड ही होता है। ये जेनेटिक्स, बिहेवियरल, CNS स्टडीज़ में यूज़ किया जाता है। समझ गए? तो ये स्ट्रेन आपको लैब में मिल जाते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि यहाँ पे एक्सप्लेन प्रोडक्शन, मेंटेनेंस एंड एप्लीकेशंस ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल। शॉर्ट में आ जाता है कई बार कि भाई ट्रांसजेनिक एनिमल क्या है, केवल 2 नंबर में एग्जाम्पल के साथ बताना है। बाकी 7 या 10 मार्क्स में क्वेश्चन बनता है कि भाई ट्रांसजेनिक जो एनिमल होते हैं वो क्या होते हैं, कैसे अपन उनको प्रोड्यूस करते हैं, बनाते कैसे हैं, उनकी मेंटेनेंस कैसे करते हैं, एप्लीकेशन क्या है इनकी। तो इनको हम देखेंगे यहाँ पे सिलेबस में आपके यहाँ पे दे रखा है ट्रांसजेनिक एनिमल्स, प्रोडक्शन, मेंटेनेंस एंड एप्लीकेशन वगैरह, ठीक है। तो सिंपली देखिए हम वर्ड को ब्रेक करके समझते हैं। ट्रांस प्लस जेनिक, ट्रांस का मतलब ट्रांसफर होना एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि अक्रॉस। जेनिक का मतलब है पे जेनेटिक मटेरियल रिलेटेड टू जीन, कि सपोज करो कोई एनिमल है, एक एनिमल में बहुत ही अच्छी जीन है, या हम चाहते हैं कि ऐसी जीन किसी दूसरे एनिमल में भी वही कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हो जाए, तो उस पर्टिकुलर जीन को हम दूसरे एनिमल में ट्रांसफ़र कर देते हैं, उसके जेनेटिक मटेरियल में इंसर्ट कर देते हैं आर्टिफिशियली। बस उसी को, जो भी उसके बनने के बाद जो एनिमल बनते हैं, पैदा होते हैं, उनको हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल। समझ आया? जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर दोज एनिमल्स इन विच फॉरेन जीन आर from another species are artificially inserted to study diseases, understand gene functions और produce useful protein। समझ मतलब कि ऐसे ट्रांसजेनिक एनिमल ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें बाहर की कोई भी जीन अपनी मर्जी से हम उनके अंदर आर्टिफिशियली इंसर्ट कर देते हैं, ताकि हम किसी पर्टिकुलर डिसीज को समझ सकें, या किसी पर्टिकुलर जीन के फंक्शन को समझ सकें, या फिर उनसे हम जो मन चाहें जिस तरीके का उनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक डेवलप कर सकें, या प्रोटीन वगैरह उनसे बनवा सकें। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे यहाँ पे कुछ इमेजेस लगे हुई है, ट्रांसजेनिक एनिमल की ही ये इमेजेस है। जैसे ये ओनको माउस है, ये ग्लोफिश है, ये यहाँ पे ट्रांसजेनिक कैटल है, और ये ट्रांसजेनिक शीप है। अब देखिए समझिए, सपोज करो कि हमको जो है ना कैंसर की जो ड्रग होती है उनकी टेस्टिंग करनी है। अब उनकी टेस्टिंग करने के लिए तो भाई ऐसा मॉडल भी तो होना चाहिए, ऐसा एनिमल भी तो होना चाहिए जिसमें कैंसर जैसे उसमें सिम्टम्स हो, सारी फिजियोलॉजी हो रही हो उसमें, पर ऐसा नॉर्मली नहीं मिलता है। तो उसके लिए हमने क्या करा, ह्यूमन जीन जो कि कैंसरस जीन है उसको इस वाले एनिमल यानी कि इस रैट के अंदर, सॉरी माउस के अंदर हमने पहुंचा दिया, आर्टिफिशियली इंसर्ट कर दिया। तो ये वाला जो माउस है वो ओनको माउस कहा गया। ओनको का मतलब यहाँ पे कैंसर होता है, माउस आप जानते ही हैं, यानी कि ऐसा कैंसर, सॉरी ऐसा माउस जो कि कैंसर का कैरियर है। अब इसको जो बनाया ना सबसे पहले, वो हार्वर्ड जो यूनिवर्सिटी है ना, कैम्ब्रिज की काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है यूएस में, तो उसने इसको ना पेटेंट भी करा लिया है कि सबसे पहले उन्होंने ही ऐसा एक क्या बनाया, माउस बनाया जो कि एक मॉडल के रूप में काम कर रहा है कैंसर की स्टडी के लिए। आप उस पे कैंसर के टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, एंटी कैंसर ड्रग वहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं, कीमोथेरेपी वहाँ परफॉर्म कर सकते हैं, इस टाइप के एनिमल पे। जिसने यहाँ पे आपको एच नाम का लोगो दिख रहा है, तो ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने पेटेंट करा लिया है इस माउस को। इसका नाम क्या है, ओनको माउस। तो यहाँ पे जो ओनको माउस है ये किस तरीके का एनिमल है, ये ट्रांसजेनिक एनिमल है, जिसमें जो हमारी जो जीन है, पर्टिकुलर जीन, उसको हमने ट्रांसफ़र किया है आर्टिफिशियली। आप यहाँ पे ग्लोफिश देखोगे, इसको सुपरफिश भी कहते हैं, ये चमकती है। इसमें हमने ऐसी जीन डाल दी है जो इसको ग्लो करने में मदद करती है, यानी कि ये चमकती है। तो ये भी किसकी मदद से हो पाया है यहाँ पे, जीन को ट्रांसफ़र करके। तीसरा देखोगे, अक्सर आपने ये चीज़ें देखी होंगी कि कुछ पशु होते हैं, कैटल होते हैं, अगर कोई पर्टिकुलर पशु है जो काफ़ी ज़्यादा दूध देता है, तो हम उसकी जीन किसी दूसरे एनिमल में भी हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो वही कैरेक्टर दूसरे में चला जाता है, वो भी उसी की मात्रा के अकॉर्डिंग वहाँ पे दूध देता है। ठीक है, तो ये प्रोडक्शन बढ़ाने में भी हम इसका यूज़ करते हैं। या कोई पर्टिकुलर आपको हार्मोन चाहिए, तो लाइक आपको इंसुलिन बनवाना है, तो हम किसी बैक्टीरिया वगैरह में वही जीन ट्रांसफ़र कर देंगे, तो वो बैक्टीरिया भी इंसुलिन बनाने लगेगा। ठीक है, आगे ये ट्रांसजेनिक शीप भी है।
ठीक है, जिसमें हमने यहाँ पे कुछ जीन को ट्रांसफ़र किया है। तो ये सारे एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं, जिसके ओन्कोमाउस किसका है, ह्यूमन कैंसर का जीन का कैरियर है, जो हमने बोला कि किसने पेटेंट करा रखा है। दूसरा है अल्जाइमर्स जो माउस है, अल्जाइमर्स जो माउस है वो भी ईजिली माउस के अंदर नहीं हो पाता है। जो अल्जाइमर की जो डिसीज़ है जैसे ह्यूमन में होती है वैसी नहीं हो पाती है, तो उसका जीन भी यहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया ह्यूमन से इस वाले माउस के अंदर, जिसका नाम यहाँ पे अल्जाइमर माउस पड़ा। ठीक है। तीसरा है स्मार्ट माउस। स्मार्ट माउस ऐसे माउस होते हैं जिनमें हम ऐसी जीन इंसर्ट कर देते हैं जो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को लर्न करते हैं, काफ़ी मेमोरी उनकी बढ़ जाती है, इंटेलिजेंट काफ़ी हो जाते हैं, तो उनको हम स्मार्ट माउस बोलते हैं। एक आपका यहाँ पे सुपरफिश है जिसको हम गिलोफिश भी बोलते हैं, जो कि चमकती है। ट्रांसजेनिक कैटल भी होते हैं, ट्रांसजेनिक शिप भी होती है, ट्रांसजेनिक गोट भी होती है, बकरी। ठीक है, तो इतने सारे आपको एग्जाम्पल से समझ आ गया हो कि भाई ट्रांसजेनिक एनिमल कौन से एनिमल होते हैं, और इनकी इंपॉर्टेंस भी आपको हद तक यहाँ पे समझ भी आ गई होगी। ठीक है, अभी हम आगे बारी बारी से बताएंगे भी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि इनको बनाने के क्या क्या तरीके हैं। अगर आपको ट्रांसजेनिक एनिमल बनाने हैं तो वो तब 3 तरीकों से बना सकते हैं। पहला है माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक, मतलब कि बहुत ही छोटे से इंजेक्शन से जो भी जीन है जिसको आपने ट्रांसफ़र करना है वो दूसरे एनिमल के जाइगोट के अंदर ट्रांसफ़र की जाती है। अभी समझेंगे। दूसरा है रिट्रोवायरल वेक्टर मेथड। इसमें कोई भी रिट्रोवायरस, आपने सुना होगा कि जो वायरस होता है वो अपना डीएनए जो भी होस्ट जिसके अंदर वो जाता है उसके अंदर इंसर्ट कर देता है, उसके डीएनए में इंसर्ट कर देता है। तो यहाँ पे हम उसी वायरस को एक वेक्टर, एक कैरियर ले जाने वाले वाहक की तरह हम यहाँ पे उसका यूज़ करते हैं। ठीक है। तीसरा यहाँ पे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल मेथड, की जो एम्ब्रियो से हमको जो सेल मिलती हैं उनमें हम यहाँ पे डायरेक्टली जीन वगैरह को इंसर्ट करेंगे, और हम तीनों को यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो मेथड है देखिए वो है माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक। माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक लिखा है सिंपल कि माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक इज ए मेथड इन विच फॉरेन डीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द मेल प्रोन्यूक्लियस ऑफ ए फर्टिलाइज एग। कि जो भी फर्टिलाइज एग होता है ना, जाइगोट, तो उसके अंदर होता है मेल प्रोन्यूक्लियस। ठीक है, मेल का जो स्पर्म होता है उसके न्यूक्लियस को मेल प्रोन्यूक्लियस बोलते हैं। तो उसके अंदर ना एक पतली सी निडल से जो भी जीन हमको ट्रांसफ़र करनी है वो उसमें इंजेक्ट कर दी जाती है। अभी कैसे आपको डायरेक्टली नहीं समझ आएगा, थोड़ा सा इमेज में आपको दिखाऊंगा, स्टेप समझाऊंगा, फिर आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे है एग कलेक्शन एंड फर्टिलाइजेशन। कि सबसे पहले जो स्टेप जो होती है, जैसे कि सपोज करो कि ये कोई फीमेल माउस है, एफ लिख देते हैं हम, ये कोई मेल माउस है। इन दोनों में यहाँ पे ब्रीडिंग होती है, मैटिंग होती है। मैटिंग होने से आपको पता है कि भाई यहाँ पे जाइगोट बनता है। जाइगोट कहाँ बनेगा, जो फीमेल है, फीमेल जो माउस है उसके अंदर होती है फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब में ये यहाँ पे बनता है। सबसे पहले जो जाइगोट है या बोल सकते हैं फर्टिलाइज्ड एग, फर्टिलाइज जो एग है ना, तो उसको हमने कलेक्ट करना है। कि पहले ये पर्टिकुलर कोई फीमेल थी, ये कोई पर्टिकुलर मेल था, इन दोनों में ब्रीडिंग हुई, जाइगोट बना यानी कि फर्टिलाइज एग जो कि फैलोपियन ट्यूब में बना। वहाँ से हमको क्या मिलेगा, क्या कलेक्ट करना है, फर्टिलाइज्ड एग हमको यहाँ पे कलेक्ट करना है। अब आप बोलोगे कि भाई फैलोपियन ट्यूब को भाई कैसे कलेक्ट करेंगे, तो ये जो आपकी जो माउस है फीमेल, तो उसका हिस्सा एब्डोमेन के नीचे से वहाँ से काटा जाता है, यूटेरस के करीब से थोड़ा सा वहाँ पे कट लगाया जाता है, फैलोपियन ट्यूब दिखती है। फैलोपियन ट्यूब में से वहाँ पे जो आपके फर्टिलाइज एग हैं उनको यहाँ पे निकाला जाता है। ठीक है, उसके बाद ये सारी जो चीज़ें हैं ना वो एनेस्थाइज करके की जाती हैं। ठीक है, सारी चीज़ें एकदम रूल के अकॉर्डिंग की जाती हैं, सारी चीज़ों को ध्यान में रखें और एनेस्थाइज इसको किया जाता है। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया सॉरी यहाँ से हमको मिल गया फर्टिलाइज एग। फर्टिलाइज जो एग है, अब इसका अगर हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझें तो फर्टिलाइज एग में जैसे कि आपको पता है कि भाई इस मेल से गया होगा स्पर्म और फीमेल एग बनाती है, तो एग भी इसमें होगा और एक यहाँ पे क्या होगा, स्पर्म भी होगा। स्पर्म का एक न्यूक्लियस होगा और एक एग का न्यूक्लियस होगा। ये दोनों एक दूसरे के साथ मिल करके जाइगोट या कहें तो फर्टिलाइज एग बनाते हैं। तो वही इमेज यहाँ पे दिखा रखी है, देखो ये वाला जो गोल हिस्सा है ये वही है,
ये फर्टिलाइज एग है। फर्टिलाइज एग में जो बड़ा वाला जो न्यूक्लियस है वो मेल का होता है, ठीक, उसको मेल प्रो न्यूक्लियस बोलते हैं। छोटा वाला जो न्यूक्लियस है वो फीमेल का होता है, उसे फीमेल प्रो न्यूक्लियस बोलते हैं। अब जो भी जीन आपको ट्रांसफ़र करनी है वो इंजेक्शन के फॉर्म में एक छोटी सी पतली सी निडल होती है, और सारी चीज़ें एक तरीके से आपको जो दिखेंगी वो माइक्रोस्कोप से ही दिखेंगी। तो एक पतली सी बारीक सी एक जो निडल होती है उसको डायरेक्टली जो ये मेल का जो प्रोन्यूक्लियस है ना उसमें इंजेक्ट करते हैं, और वहाँ पे वो जीन जो है वो ट्रांसफ़र की जाती है, ठीक है। तो ये जो अभी सारा जो भी ये बोल सकते हैं फर्टिलाइज जो एग रखा है वो किस में रखा है, यहाँ पे जो पेट्री प्लेट होती है उसमें यहाँ पे रखा हुआ है। समझ आया? तो इस तरीके से यहाँ पे इंजेक्ट किया गया। अब इंजेक्ट किया किसके अंदर? फर्टिलाइज एग के अंदर। अभी जो फर्टिलाइज एग है इसको भी ट्रांसफ़र किया जाता है फिर किसी दूसरी फीमेल माउस के साथ। जैसे अभी तक जो ये एग जिनका था वो ये, इसका एक्चुअल में तो माता पिता ये थे, ये माँ थी, ये पिता था। पर अब जो ये एग या जाइगोट यहाँ पे आपने जो दिया, इसके अंदर जो आपने ट्रांसजीन की, अब इस ट्रांस करके इसको ट्रांस मतलब कि जीन को ट्रांसफ़र करके आपने एक न्यू फीमेल जो आपका यहाँ पे माउस है, ठीक है, उसके अंदर यहाँ पे इंसर्ट किया जाता है। मतलब कि एक ऐसी मदर जो किसी दूसरे के बच्चे को पालेगी, तो उसके अंदर यहाँ पे इंसर्ट किया जाता है, और उसके इंसर्ट के बाद डिलीवरी होती है, और वो जो बच्चा होता है उसके अंदर वो गुण आ जाते हैं जो गुण या जो जीन आपने यहाँ पे ट्रांसफ़र किया था। समझ आया? दोबारा से समझ लीजिए कि यहाँ पे कोई भी फीमेल है और कोई भी मेल है, उन दोनों में मैटिंग होगी, तो मैटिंग होने के बाद जाइगोट बनेगा। जाइगोट हम कलेक्ट करते हैं, यहाँ पे कट लगा करके हमको यहाँ पे फर्टिलाइज एग मिलता है। फर्टिलाइज एग में हमको ये दिखता है कि एक प्रोन्यूक्लियस होता है मेल के, एक फीमेल का। हम प्रोन्यूक्लियस ऑफ मेल के प्रोन्यूक्लियस में जीन को ट्रांसफ़र करते हैं पतली सी सुई से, फिर उस पूरे फर्टिलाइज एग को ट्रांसफ़र किया जाता है किसी दूसरी फीमेल में, ठीक है, जो दूसरे के बच्चों की तरीके से पालती है। अब ये जो है जब पैदा करेगी बच्चे को तो उसके अंदर वो सारे गुण यहाँ पे नजर आएंगे। समझ आया? अब यहाँ पे देखिए वही है, अगर आप दोबारा लाइन समझोगे कि माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक एक ऐसा मेथड है जिसमें जो फॉरेन डीएनए होता है उसको डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है मेल के प्रोन्यूक्लियस में, जो कि फर्टिलाइज एग के अंदर होता है। समझ गए? अब क्या क्या स्टेप है इसमें? देखिए पहली स्टेप तो यही है कि आपने फर्टिलाइज एग को कलेक्ट करना है, जो कि कब मिलेगा? जो फीमेल है जो पहले मैटिंग कर चुकी होगी, किसके साथ में? किसी दूसरे मेल के साथ में। जब मैटिंग कर चुकी होगी तभी आपको यहाँ पे फर्टिलाइज एग को कलेक्ट करना है। फर्टिलाइज एग आपने कलेक्ट कर लिया, उसके बाद में इंजेक्ट फॉरेन डीएनए इनटू द मेल प्रोन्यूक्लियस यूजिंग ए फाइन निडल। बहुत ही बारीक निडल की मदद से आपने जिस जीन को डिलीवर करना है डीएनए को, वो मेल के प्रोन्यूक्लियस में आप डिलीवर कर दीजिए। तीसरा, ट्रांसफर इंजेक्टेड एम्ब्रियोज इनटू ए सरोगेट मदर, कि अब जो यहाँ पे आपको बना था ये फर्टिलाइज एग जिसमें जीन ट्रांसफ़र हो गई है, उसको सरोगेट मदर में आप ट्रांसफ़र करोगे। सरोगेट मदर मतलब कि दूसरे का बेबी अपने पेट में रखकर पैदा करने वाली मदर को सरोगेट मदर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी ऑफस्प्रिंग होगी, जो भी संतान पैदा होगी, उसके अंदर उस फॉरेन जीन के यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक नजर आएंगे। तो ये एक तरीका है, ये सबसे कॉमन सिंपल तरीका है ट्रांसजेनिक एनिमल बनाने का। इसके बाद देखिए सेकंड जो मेथड है यहाँ पे देखिए वो है रिट्रोवायरल वेक्टर मेथड, कि ऐसा मेथड जिसमें किसी वायरस को एक वेक्टर बनाया जाता है, वाहक मतलब कि जीन को ले जाने वाला। यहाँ पे रिट्रोवायरस में एक खासियत होती है कि जब ये किसी के अंदर बीमारी करते हैं तो ये जो भी होस्ट होता है जिसके अंदर ये जाते हैं उसके डीएनए में अपना जीन इंसर्ट कर देते हैं। तो इसी खासियत को यहाँ पे साइंटिस्ट यूज करते हैं कि इसकी मदद से हम अपने अनुसार जो भी जीन ट्रांसफ़र करानी है वो भी हम करा सकते हैं, इसका मतलब। तो बस वही फंडा है यहाँ पे कि रिट्रोवायरस जो कि टाइप का वायरस होता है, वेक्टर का मतलब है कैरियर मतलब कि ले जाने वाला। तो फॉरेन डीएनए इज इंसर्टेड इनटू ए वायरस विच डिलीवर्स इट इनटू एम्ब्रियोज और सेल, कि यहाँ पे जो भी जीन आपको ट्रांसफ़र करनी है ना वो पहले आपको वायरस के अंदर जो है इंसर्ट करनी होगी, रिट्रोवायरस के अंदर। अब आप बोलोगे वायरस के अंदर इंसर्ट करोगे तो भाई वायरस तो नुकसान पहुंचाएगा, चाहे चूहा हो या फिर माउस कोई भी हो। तो यहाँ पे जो वायरस का वो जीन जो रेस्पॉन्सिबल है डिसीज के लिए, उसको यहाँ पे निकाल दिया जाता है, ठीक है, उसको सेफ बना के भेजते हैं। बस उसका काम एक कैरियर की तरह है, ले जाने वाले की तरह है, वो उसका काम बस डिलीवर करना है वहाँ पे। तो इसमें कई स्टेप है। सबसे पहले जो भी जीन है वो इंसर्ट की जाती है वायरस के अंदर। पहला है इंसर्ट जीन इनटू वायरस में जीन को इंसर्ट कीजिए, ठीक है। दूसरा है इन्फेक्ट एम्ब्रियोज और सेल या एम्ब्रियो को इन्फेक्ट कीजिए। देखिए समझिए,
यहाँ पर भी वही सेम फंडा है। जैसे ये वाली जो फीमेल है, ये वाली जो फीमेल है अगर आप देखोगे तो इससे जो है यहाँ पे मैटिंग कराई गई होगी किसी दूसरे मेल के साथ। उन दोनों की मैटिंग से यहाँ पे एम्ब्रियो बना। एम्ब्रियो मतलब कि स्टार्टिंग फेज जो होता है किसका, जाइगोट का, या बोल सकते हैं फर्टिलाइज एग का, वो हमारा एम्ब्रियो बोला जाता है। तो यहाँ पे ये जो फीमेल है इसकी मैटिंग किसी मेल से कराई गई होगी। उनकी मैटिंग के बाद में ये क्या बना है, एम्ब्रियो बना है। तो यहाँ से एम्ब्रियो निकाला जाता है इस फीमेल से, जो एम्ब्रियो आया है। दूसरी तरफ हमारा ये रेट्रोवायरस तैयार किया जाता है। रेट्रोवायरस में ऑलरेडी ये वाली रेड कलर में जो जीन दिख रही है ये हमने चेंज करके इंसर्ट कर दी है, मतलब कि रेट्रोवायरस में जीन हमने ट्रांसफर कर दी है। अब ये रेट्रोवायरस इस वाले जो आपका एम्ब्रियो है उसके करीब लाया जाएगा, ये इसको इन्फेक्ट करेगा। अब ये जो इन्फेक्टेड जो एम्ब्रियो है ये फिर ये ट्रांसफर किया जाएगा सरोगेट मदर में। देखो ये भी किसी दूसरी फीमेल के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा। ये एक्चुअली में इसके माता पिता इस वाले एम्ब्रियो के कोई दूसरे होंगे, पर ये ट्रांसफर दूसरी फीमेल में किया जा रहा है। तो ये लिखा है देखो कि पहले जो जीन है वो अपने वायरस में ट्रांसफर कर ली, मतलब कैरियर अपना तैयार कर लिया। दूसरा यहाँ पे इन्फेक्ट एम्ब्रियो और सेल, जो भी एम्ब्रियो है या सेल है जो आपको डोनर फीमेल से मिली है उसको इन्फेक्ट कीजिए। फिर इम्प्लांट कीजिए उसी एम्ब्रियो को किसी सरोगेट मदर के अंदर, जो कि आपकी आगे यहाँ पे आपकी इम्प्लांटेड या सरोगेट फीमेल है उसके अंदर यहाँ पे इम्प्लांट कीजिए। फिर उसके बाद ऑफ स्प्रिंग कैरी द जीन, कि जो भी अब बच्चे संतान पैदा होंगे उसमें वो जीन के लक्षण नजर आएंगे। अब जो बच्चे पैदा होंगे सभी में वो लक्षण नजर नहीं आएंगे। देखो यहाँ पे रेड कलर की जीन दी थी, ये रेड कलर की जीन है, ये इस खुद की पर्टिकुलर जीन है, तो इसकी पर्टिकुलर जीन भी नजर आएगी कुछ संतान के अंदर, कुछ के अंदर वो जीन नजर आएगी जो आपने ट्रांसफर की थी। तो आगे अगर आपको प्योर फॉर्म में वही एनिमल चाहिए जो जीन आपने दी थी, तो इसकी जो है फर्दर जो है यहाँ पे मैटिंग कराई जाएगी और कई जनरेशन के बाद में आपके पास एक शुद्ध या बोल सकते हैं वही एनिमल तैयार होगा जो जीन आप चाहते हैं। समझ आया? तो ये जो है यहाँ पे वायरस की मदद से यहाँ पे ट्रांसफर की गई है। ठीक, अब इसके बाद ये तीसरा जो मेथड है ना वो है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल मेथड। एम्ब्रियोनिक कहने का मतलब है फ्रॉम अर्ली एम्ब्रियो, कि जो स्टार्टिंग में एम्ब्रियो बनता है, जैसे कि यहाँ पे ये जो बना है, ठीक है, स्टार्टिंग में मतलब कि फर्टिलाइज एग होने से पहले जो स्टार्टिंग जो फेज़ होता है वो एम्ब्रियोनिक जो फेज़ है उसके यहाँ पे बात करें, मतलब कि अर्ली एम्ब्रियो। स्टेम सेल मतलब कि ऐसी सेल जो किसी भी सेल में बदल सकती है। मतलब जैसे सपोज करो कि ये एक मिट्टी की तरह है, मिट्टी जो कुम्हार जो होता है उस मिट्टी को किसी का भी शेप दे सकता है, चाहे वहाँ पे आप कुल्हड़ का शेप ले लो, चाहे किसी कटोरी का, किसी बर्तन का। तो ये भी स्टेम सेल एक कच्ची सेल होती है, आप ये समझिए, इसको बाद में बॉडी आपकी किसी भी सेल में बदल सकती है, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, किसी में बदल सकती है। तो यहाँ पे क्या फंडा है इसका, देखिए लिखा है कि फॉरेन डीएनए इज एडेड इनटू स्टेम सेल देन इंजेक्टेड इनटू अर्ली एम्ब्रियोज टू प्रोड्यूस ट्रांसजेनिक एनिमल। तो इस मेथड में क्या है कि जो भी जीन आपने डिलीवर करनी है, इंसर्ट करनी है, वो जो है स्टेम सेल के अंदर इंसर्ट करनी होगी। जो इंसर्ट सेल है वो फर्दर किसी दूसरी जो सरोगेट मदर है उसके अंदर इंसर्ट की जाएंगी और उसके अंदर जो है ये लक्षण शो करेंगे, जो कि स्टेम सेल किसी भी सेल में बदल सकती है। इस पर्पज से यहाँ पे ये यूज़ की जा रही है। स्टेप्स देखिए क्या क्या स्टेप यहाँ पे इन्वॉल्व है। सबसे पहले तो आपने स्टेम सेल को आइसोलेट करना है। अब ये स्टेम सेल कहाँ मिलेंगी, तो देखिए यहाँ पे मैंने इमेज लगा रखी है। ये जो है डोनर ब्लास्टोसिस्ट है। ब्लास्टोसिस्ट कहने का मतलब है कि जाइगोट जब पहले दिन का होता है 0 दिन का, अगर उससे काउंट करके अगर हम 5 दिन बाद का देखें तो 5 दिन बाद कुछ इस तरीके से हमारा ये एग बनने लग जाता है, यानी कि जो जाइगोट है वो इस तरीके से हो जाता है जिसको हम ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पे छोटी छोटी यहाँ पे सेल का कल्चर बन जाता है, सेल बनने लग जाती है। तो इसी फेज से हमको जो है इनर सेल मास से कुछ सेल निकालनी होती हैं, उन्हीं को बोलते हैं यहाँ पे हम स्टेम सेल। तो सबसे पहले क्या स्टेप है कि आपने स्टेम सेल को आइसोलेट करना है। और ये जो आपका जाइगोट है, एक तरीके का जाइगोट ही है, ये 4-5 दिन पुराना है बस। तो ये आपका जो यहाँ पे फर्टिलाइज एग या जाइगोट है, ये भी एक मेल एक फीमेल की मैटिंग से ही बना है। सेम उसी तरीके से निकाला गया है जैसे कि इस तरीके से यहाँ पे निकाला गया था। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेशली हम इसके अंदर से इन जो स्टेम सेल है उनको आइसोलेट कर रहे हैं, और फिर जो ट्रांस जीन जिसको आपने ट्रांसफ़र करना है वो इन स्टेम सेल के अंदर ट्रांसफ़र की गई है। ठीक है, अब ये जो सेल आपकी जो सारी बनी है स्टेम सेल के अंदर, सभी के अंदर उस जीन के लक्षण यहाँ पे हो गए हैं। अब इसको
किसी दूसरी जो फीमेल है उसके ब्लास्टोसिस्ट में आपने क्या करना है, इंसर्ट करना है। अब ये भी एक तरीके का क्या है, फर्टिलाइज एग होता है जो कि 4-5 दिन पुराना होता है। 4-5 दिन पुराने कहने का मतलब क्या है कि ये और डेवलप हो चुका हो, जिसके फर्स्ट डे से 5 डेज तक ये और ज़्यादा डेवलप हो गया है, तो ये किसी दूसरी फीमेल का होता है। मेरी बात समझिए, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ एक पर्टिकुलर जगह। जैसे सपोज करो कि अभी ये स्टार्टिंग में कोई फीमेल थी, स्टार्टिंग में कोई मेल था, ठीक है। इन दोनों के मिलने से यहाँ पे जो जाइगोट बना, जाइगोट ठीक है 0 डेज के लिए बोलते हैं, पर अगर हम बात करें उसको 1 से 5 दिन हो गए हैं, 5 दिन में वो पहुंच गया है, तो उसको हम यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। तो उससे हमें ब्लास्टोसिस्ट मिला, कौन सा वाला, ये स्टार्टिंग वाला, ये ठीक है। अब ब्लास्टोसिस्ट की बात यह है कि भाई 4-5 दिन जब पुराना होता है तो उसमें ना सेल डेवलप होने लग जाती हैं। उन सेल का एक ग्रुप बनता है जिसको इनर सेल मास बोलते हैं। उससे वो सारे जो सेल हैं, एम्ब्रियोनिक जो स्टेम सेल है, उनको हम कलेक्ट कर लेते हैं बाहर। उनसे हमने जो स्टेम सेल है उनको ले लिया। अब इस स्टेम सेल में हमने जो है अपनी जो ट्रांसजीन थी उसको ट्रांसफ़र कर दिया। अब ये सारी सेल भी उसी के मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक वाली होगी। अब इनको भी हम किसी दूसरे, जैसे यहाँ पे लिखा है रेसिपिएंट ब्लास्टोसिस्ट, यहाँ पे लिखा है डोनर ब्लास्टोसिस्ट, कि ये जो है किसी दूसरी फीमेल का यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट बना हुआ है। जैसे कि सपोज करो, इतना तो आपको समझ आ गया। अभी दूसरी तरफ एक फीमेल ये होगी, सपोज करो ये फीमेल होगी, एक तरफ यहाँ पे मेल होगा, इन दोनों के मिलने से यहाँ पर भी ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पे ये बना होगा। अभी जो ब्लास्टोसिस्ट बना है ये 5वें दिन तक ये बन जाता है, 4 से 5वें दिन तक। अब फिर उसको जो ब्लास्टोसिस्ट फीमेल के अंदर बना है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। कहने का मतलब बाहर निकाल लिए, सपोज करो इस तरीके से बाहर आ गया है, ठीक है। अब इसमें जो फीमेल है, जब इससे बाहर निकालोगे तो इस फीमेल के अंदर वो प्रेगनेंसी रुक जाएगी। दूसरी तरफ ये जो आपकी जो ऑलरेडी जो ब्लास्टोसिस्ट से जो सेल आपने निकाली थी, स्टेम सेल, उसमें जीन ट्रांसफर कर दिया है, उनको इस वाले ब्लास्टोसिस्ट जो रेसिपिएंट वाला है उसमें आपने ट्रांसफ़र कर देना है, इंसर्ट कर देना है। अब ये जो आपके पास ब्लास्टोसिस्ट बना है, ठीक है, अब इसको आपने तीसरी सरोगेट मदर, ठीक है, सरोगेट मदर के अंदर इंसर्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखा रखा है, सरोगेट मदर के अंदर इंसर्ट किया जाएगा और उसके बाद वो उसकी बॉडी में एक तरीके से डेवलप होगा और यहाँ पे संतान पैदा होगी। ध्यान रखना कि संतान में सारे लक्षण, सभी संतानों में वही वाला लक्षण या वही सिम्टम नहीं आ जाएंगे जो आप चाह रहे हैं, जो जीन आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं। देखो यहाँ पे जो आप देख रहे हो, ये वाला और ये वाला, ये इसके जैसा नहीं है, है ना। इसमें जो मेन जो हमको जीन चाहिए थी ट्रांसजेनिक, वो हमको ये वाली चाहिए थी, केवल एक में आया है। अब फर्दर हम इसकी मैटिंग कराएंगे तब जाकर के हमको कई जनरेशन के बाद यहाँ पे क्या बनेगा, वो एनिमल मिलेगा जो हम चाह रहे थे। तो इस तरीके से यहाँ पे स्टेम सेल की मदद से भी यहाँ पे होता है। स्टेम सेल हम इसलिए यूज़ करें क्योंकि ये किसी भी सेल में बदल सकती हैं। तो यहाँ पे हमने 3 जगह यहाँ पे यूज़ किया फीमेल का। एक इस तरीके से यहाँ पे, जहाँ उनका यहाँ पे पहले ब्लास्टोसिस्ट निकला, एक दूसरी फीमेल जो कि हेल्दी जो मेल है उसके साथ में उन्होंने ब्लास्टोसिस्ट बनाया था, फिर उसको निकाला, वो रेसिपिएंट की तरह काम करा, ये डोनर की तरह काम करा, उनको मिक्स करके किसी तीसरी सरोगेट मदर के अंदर जो है वो बेबी डेवलप हुआ, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया। अब इसके बाद देखिए हम बात करते हैं मेंटेनेंस ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल। जो भी ट्रांसजेनिक एनिमल जब बन जाते हैं या पैदा हो जाते हैं तो आपने उनका ख्याल कैसे रखना है। तो लिखा है कि कीप एनिमल्स इन ए क्लीन एंड कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट विद प्रॉपर टेम्परेचर, लाइट एंड ह्यूमिडिटी, कि उनको एक ऐसे इन्वायरमेंट में रखना है जो साफ़ सुथरा हो, वहाँ पे जो लाइट है, ह्यूमिडिटी है, या टेम्परेचर है वो भी कंट्रोल रहे, मतलब जो वो चाहते हैं उनका फेवरेबल वो होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है पे प्रोवाइड स्टेराइल फूड एंड वाटर टू अवॉइड इन्फेक्शन, खाना पीना ऐसा हो जिससे उनको नुकसान नहीं पहुँचे, इन्फेक्शन ना हो। तीसरा है मॉनिटर हेल्थ रेगुलरली फॉर एनी प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय द ट्रांसजीन। कई बार ट्रांसजीन की वजह से कुछ डिसीज़ वगैरह भी ट्रांसफ़र होती हैं, तो दिक्कत वगैरह ना हो उसको, तो उसको रेगुलरली यहाँ पे उसकी हेल्थ को भी यहाँ पे चेक किया जाता है। जैसे पर्टिकुलर आपने अल्जाइमर डिसीज़ ट्रांसफ़र करी है या कैंसर डिसीज़ ट्रांसफ़र करी है, तो वही एकदम वो ट्रांसफ़र होगी तो उसकी बॉडी तो इन्फेक्ट हो ही रही है ना एक तरीके से, तो उसको दिक्कत हो रही होगी, तो उसको भी यहाँ पे मॉनिटर करना होता है, ख्याल रखना होता है। आगे है यहाँ पे
ब्रीड एनिमल केयरफुली टू मेंटेन द जीन इन फ्यूचर जनरेशन। अब उनकी जो ब्रीडिंग है, अब किसी भी ऐसे ही दूसरे किसी मेल के साथ नहीं करा देंगे, उसकी ब्रीडिंग बहुत सोच समझ के कराई जाएगी, वरना आगे वाली संतान फिर वहाँ पे गलत एक तरीके से उस जीन को नहीं कैरी करेगी। तो आपने सही तरीके से यहाँ पे केयरफुली क्या करनी है, ब्रीडिंग करानी है, ताकि फ्यूचर जनरेशन में वही जीन बनी रहे। ठीक है, तो इस तरीके से मेंटेनेंस करनी है। अब यूज़ किया है ये सब चीज़ें या ट्रांसजेनिक एनिमल क्यों बना रहे हैं? सबसे पहले तो रिसर्च के लिए कि वही जो जीन है, किसी पर्टिकुलर जीन का इफेक्ट जानना हो, उसकी स्टडी के लिए, किसी डिसीज़ को स्टडी करना हो, जैसे कैंसर वगैरह डेवलप करा करके, अल्जाइमर डिसीज़ वगैरह डेवलप करा करके, या बायोलॉजिकल पाथवेज को समझना हो, तो वो आप इसकी मदद से करते हैं। दूसरा, मेडिसिन के फील्ड में कैसे प्रोड्यूस थेराप्यूटिक प्रोटीन, इंसुलिन, एंटीबॉडीज़ और वैक्सीन हम इनके अंदर ट्रांसफ़र करके या किसी और भी एनिमल में ट्रांसफ़र करके जीन्स को बहुत सारी चीज़ें जैसे कि इंसुलिन वगैरह या एंटीबॉडीज़ या वैक्सीन वगैरह, ये सब हम यहाँ पे बना सकते हैं, प्रोटीन वगैरह हम डेवलप करा सकते हैं। ठीक है, तीसरा यहाँ पे डिसीज़ मॉडल, आप यहाँ पे डिसीज़ मॉडल क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कैंसर के लिए या डायबिटीज़ के लिए या अल्जाइमर डिसीज़ के लिए, जो सेम वैसे ही होते हैं जैसे कि ह्यूमन में काम कर रही है डिसीज़। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे एग्रीकल्चर में, जैसे एग्रीकल्चर में जो भी आपके पशु वगैरह हैं, कैटल हैं, उनके अंदर मिल्क के प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए या मीट प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए या एनिमल्स को काफ़ी यूज़फुल बनाने के लिए आप यहाँ पे उसमें भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जिनको। नेक्स्ट है कंजर्वेशन, बहुत सारे ऐसे आपके एनिमल्स हैं या स्पीसीज हैं जो कि विलुप्त होती जा रही हैं, तो उनको बचाने के लिए उनकी जीन को किसी दूसरे एनिमल में ट्रांसफ़र करके उनकी पैदावार को यहाँ पे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, संरक्षित किया जा सकता है, कंजर्वेशन। हेल्प इंडेंजर्ड स्पीसीज और स्टडी जेनेटिक इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया कि भाई क्या है ट्रांसजेनिक एनिमल, कैसे बनाते हैं, क्या इनका एप्लीकेशन वगैरह यहाँ पे है। तो अभी हमने यहाँ पे ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में इतना कंप्लीट कर लिया है। आगे हम बात करेंगे एनास्थेसिया, यूथेनेसिया के बारे में, और सीपीसीएसए की कौन कौन सी गाइडलाइंस होती हैं, बायोएसए वगैरह क्या है। तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो गई है, ये कंप्लीट जो वीडियो है आपको फार्मेसी वाला ऐप पर मिल जाएगी, आप हमारे बैच में जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। इनके अलावा और सारी वीडियोज़ भी, नोट्स, पीडीएफ वगैरह सारा कंटेंट आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो आपको डाउनलोड कैसे करना है मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, तो अब आप वहाँ पर जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। तो यही था आज की इस वीडियो में, बाकी फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।